तो ये है सेया, एक टॉप लेवल का ओवर पावर्ड हीरो जिसे गॉडेस के जरिए डिवाइन रियल में समन कर लिया जाता है ह्यूमन वर्ल्ड के जानलेवा और सबसे ताकतवर दुश्मन डीमन लॉर्ड को हराने के लिए, जिसने 70% से भी ज्यादा वर्ल्ड पे ऑलरेडी अपना कब्जा कर रखा था। अब वैसे तो इस वर्ल्ड में समन होने के बाद सेया के स्टैट्स ऑलरेडी मैक्स लेवल के थे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपने हर बैटल से पहले बार बार खुद को तैयार करने निकल जाता है, जिस वजह से सारे गॉड्स परेशान होते हैं कि पता नहीं इंसानों को बचा पाएगा भी या नहीं। तो इन सब की शुरुआत होती है डिवाइन रियल्म से, जहाँ कई सारे गॉड्स और गॉडेस इकट्ठा बैठे हुए थे और वहीं पर रिस्टा नाम की एक लो लेवल गॉडेस को बुला के उसे एक एस रैंक मिशन दे दिया जाता है इस दुनिया के सबसे पावरफुल विलन को हराने का, जो सुन वो इतनी डर गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने हाई रैंक्ड गॉड्स के होने के बाद भी उसे ये काम क्यों दिया गया। असल में रिस्टा का काम है इंसानी दुनिया से एक पावरफुल हीरो को समन करना, जो अब तक वो 5 बार सक्सेसफुली कर चुकी है, लेकिन इस बार उसे जो मिशन मिला वो सिर्फ हाई रैंक वाले गॉड्स को ही दिया जाता है। तो इसलिए बेचारी इतनी डरी होती है कि भला अब मेरा क्या होगा। अब खुद को शांत करते हुए रिस्टा बारी बारी सारे कैंडिडेट्स को चेक करने लगती है जिससे वो एक हीरो के तौर पर समन कर सके, पर फिर भी कोई ढंग का बंदा नहीं मिलता। वो सोच ही रही थी कि अब करे तो करे क्या कि तभी एक पेपर उड़ते हुए उसके मुंह पे आगे गिरता है, जिसमें सेया नाम के एक हीरो के बारे में लिखा था जिसके स्टैट्स टॉप लेवल के होते हैं। जो देख वो सोच के बड़ी खुश होती है कि फाइनली मुझे प्रमोशन मिल ही जाएगा, बस एक बार मेरा ये मिशन किसी तरह कंप्लीट हो जाए। पर अब वो जाकर उस हीरो को समन करने का रिचुअल शुरू करती है, जिससे एक बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और तब सेया सामने आता है जो कि काफी हैंडसम भी था। इसलिए रिस्टा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि भाई ये तो कितना मस्त लड़का है। लेकिन सही टाइम पे ही उसे याद आ जाता है कि गॉड्स और ह्यूमंस के बीच कोई प्यार व्यार नहीं हो सकता। तो अब अपना अच्छा सा इंप्रेशन जमाते हुए रिस्टा उसे समझाने लगती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में समन किया गया है इस दुनिया को एक विलन से बचाने के लिए, जिसके सामने अच्छे अच्छे हीरोज भी नहीं टिक पाए। और चिंता मत करो, अगर तुम यहाँ मारे भी जाते हो तो वापस अपने वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। रिस्ता सेया को स्टैट्स विंडो ओपन करते हुए दिखाती है कि अब तक जितने भी हीरोज इस वर्ल्ड में समन हुए हैं उन सब में सेया के स्टैट्स अब तक के सबसे हाईएस्ट हैं। इसलिए रिस्ता के हिसाब से वो एक परफेक्ट हीरो है इस दुनिया को बचाने के लिए। ये सब जानने के बाद भी सेया को फिर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता और उल्टा उसी की बेइज्जती करने लगता है कि तुम तो एक गॉडेस हो, तुम खुद क्यों नहीं इस दुनिया को बचा लेती। उसका सवाल तो अच्छा था, लेकिन यहाँ डिवाइन रियल्म के रूल के हिसाब से कोई भी गॉड खुद जाकर किसी विलन से नहीं लड़ सकता। इंसानों की प्रॉब्लम्स उन्हें खुद सुलझानी होती है, लेकिन सेया को अब भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। तो गुस्से में अब रिस्ता उस वर्ल्ड में जाने का पोर्टल ओपन करते हुए कहते हैं कि लो तुम चल के खुद अपनी आंखों से असलियत देख लो। लेकिन सेया साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी खतरनाक वर्ल्ड में बिना किसी हथियार और तैयारी के नहीं जाने वाला। रिस्ता उसे मनाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए तो वहाँ होंगी ना, तो टेंशन मत लो, चलो मेरे साथ। तो सेया गुस्से में कहता है कि तुम जैसी लो लेवल गॉडेस मुझे क्या ही बचा पाएगी। अगर मेरा सामना सच में ऐसे खतरनाक विलन से होने वाला है तो पहले मुझे खुद को तैयार करना होगा। सेया अब अपनी शर्ट उतार लेता है, जो देख रिस्टा के मन में लड्डू फूटने लगे कि भाई कहीं मेरे साथ कुछ करने तो नहीं वाला। लेकिन तभी अचानक वो पुशअप्स करना शुरू हो गया, क्योंकि पहले उसे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी। जो देख रिस्टा को याद आता है कि उस पेपर में सेया के बारे में ये भी लिखा था कि उसे सोचने की बीमारी है, वो हर एक चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही गहराई से सोचता है। तो अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए रिस्टा एक दूसरी गॉडेस आर्या के पास आके उसे सब बताते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वो पता नहीं कब तक ऐसे ट्रेनिंग करता रहेगा, पर आर्या को इस बात में इतनी दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतने डेंजरस मिशन पर जाने से पहले कोई भी पूरी तरह से तैयार होना चाहेगा। और उसे समझाते हुए कहते हैं कि पहले तुम्हें उसके लिए एक अच्छी सी जगह और अच्छा सा खाना तैयार करना चाहिए, ताकि कम से कम उसके दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट आ जाए। तो अब रिश्ता ऐसा ही करती है और जाके सबसे पहले उसके रहने के लिए एक अच्छी सी जगह तैयार करती है और खाने के लिए बड़े बड़े राइस बॉल्स देती है, क्योंकि ऑब्वियसली जापान के लोग यही खाते हैं। पर सेया साफ मना करते हुए कहता है कि नहीं, कहीं अगर इसमें कोई जहर मिला हुआ तो, और खुद खाने से पहले जबरदस्ती रिश्ता वो खिलवाता है। अब क्योंकि उसे पता नहीं था कि सेया की ट्रेनिंग ऐसे कब तक चलने वाली है, तो रिश्ता उसे अपनी डॉल देते हुए कहते हैं कि जब भी तुम रेडी हो इस बेल को बजा देना। रिश्ता ने फैसला किया था कि वो सेया को डिस्टर्ब नहीं करेगी, तो बस अब वो रोज रोज उसके लिए गेट के बाहर खाना लाके छोड़ देती और उसके सिग्नल का इंतजार करती। शुरू में रिश्ता को लग रहा था कि सेया की ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन ही चलेगी, लेकिन फिलहाल अभी 1 हफ्ते से भी ज्यादा हो चुका था और रिश्ता की हालत बिल्कुल सूखे पापड़ जैसी हो चुकी थी। पर अब इससे पहले कि वो इंतजार करते करते कोमा में चली जाए, फाइनली सेया बेल बजा ही देता है। रिश्ता अब खुश होकर जैसे उसे देखने जाती है तो बेचारी के तो होश ही उड़ चुके थे, क्योंकि लिटरली सेया की बॉडी पहले से भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी थी। यहाँ तक कि सिर्फ इन 7 दिनों की ट्रेनिंग से उसके स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। जो देख रिश्ता भी हैरान थी, क्योंकि लेवल अप होने के साथ साथ उसने काफी सारी नई नई स्किल्स भी डेवलप कर ली हैं। लेकिन सेया चाहता था कि वो जाने से पहले अपना मैक्स लेवल अचीव कर ले, पर फिलहाल रिश्ता की हालत देख के लगता नहीं कि वो और ज्यादा इंतजार कर पाएगी। तो सेया जाने के लिए तैयार होता है और उसी पोर्टल के जरिए दोनों टावर ऑफ एडोना नाम के एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ रिश्ता सेया के लिए कुछ इक्विपमेंट्स लेने आई थी। टाउन के अंदर आते ही उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन्हें रिश्ता हेलो कहती है, पर क्योंकि अपने सेया को कुछ ज्यादा ही सोचने वाली बीमारी थी, तो वो सोचने लगता है कहीं वो बुढ़ा आदमी कोई डीमन तो नहीं था, क्या पता मुझ पर नजर रखने के लिए आया हो, अगर हम पे उसने अभी अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। जो सुन के बेचारी खुद परेशान होती है कि पता नहीं इसकी बीमारी कब ठीक होगी। वहीं घूमते फिरते उन्हें नीना नाम की एक छोटी सी बच्ची मिलती है, जिससे वो लोग वेपन्स की शॉप पूछते हैं। और वहाँ पहुंचने पर रिश्ता सेया को पैसों से भरा एक पाउच देते हुए कहती है कि तुम इससे अपने लिए जो चाहे वो सामान खरीद सकते हो। तो अब अंदर जाकर सेया आसपास सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को चेक करने लगता है और डिसाइड करता है कि मुझे 3 सिल्वर आर्मर के 3 सेट्स चाहिए, पहला पहनने के लिए, दूसरा बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के भी बैकअप के लिए। लेकिन ये सारा सामान बेचारी रिश्ता के बजट से बाहर जा चुका
चुका था तो सिया को बस आर्मर का एक ही सेट दिलाती है जो कि कुछ खास भी नहीं दिख रहा होता। सिया अब दोबारा उससे पैसे लेकर एक दूसरी शॉप में चला जाता है ढेर सारे स्मोक बॉम्ब्स और हर्ब्स लेने के लिए और आके रिस्टा को समझाता है कि देखो हमें नहीं पता हम किसका सामना करने वाले हैं तो पहले से रेडी रहना होगा। रिस्टा उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, अभी थोड़ी ना कोई ड्यूमन तुम्हें मारने आ जाएगा। तभी वो छोटी सी बच्ची नीना भी वहाँ पर आती है जिसे वो लोग थोड़ी देर पहले मिले थे और सिया को बताते हैं कि यहाँ सिर्फ स्लैम्स ही रहते हैं, कोई मॉन्स्टर नहीं। और लकी चार्म के तौर पर सिया को एक फ्लावर देती है क्योंकि वो काफी डर रहा था। सिया अब पूरी तरह रेडी होता है और आगे बढ़ते हुए वो लोग टाउन से बाहर निकलते ही है कि उन्हें एक छोटा सा स्लाइम दिखता है। अब वैसे तो ये स्लाइम इतना कमजोर था कि इसे एक बच्चा भी हरा सकता है पर सिया इसे लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस था और लिटरली अपना सबसे खतरनाक मूव यूज करते हुए उस स्लाइम की चटनी बना देता है जिसके असर से वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा भी बन गया था। लेकिन भाई वो तो इतने में भी नहीं रुकता। सिया एक के बाद एक ढेर सारे ब्लास्ट करता है ताकि वो स्लाइम किसी तरफ बच ना गया हो। लिटरली उसने उस स्लाइम के आने वाली 7 पुश्तों को मिटा दिया था। देख लिया ना अपनी ताकत का नमूना, अब तो खुश हो ना तुम। रिस्टा उसे अगले टाउन चलने के लिए कह रही होती है कि इतने में अचानक उन्हें एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील होती है और तभी उनके सामने मशीना नाम की एक लेडी आती है जो कि डीमन किंग आर्मी के टॉप 4 हेवनली किंग्स में से एक है। उसका काम ही था कि इस दुनिया में आए डीमन लॉर्ड को मारने वाले सारे हीरोज को मिटाना और इसलिए फिलहाल वो यहाँ सिया को खत्म करने के लिए आई थी। रिस्टा भी उसे देख के काफी ज्यादा डर रही होती है क्योंकि मशीना के स्टैट्स सिया से भी ज्यादा थे। पर इससे पहले कि अब वो सिया को इस बात की वार्निंग दे पाती वो तो पहले ही 9-2-11 हो चुका होता है। क्या हुआ, अब क्यों भाग रहे हो, इतनी ट्रेनिंग किया ना तुमने, लड़ो ना अब। मशीना भी अब एकदम से ही उनके पीछे पड़ जाती है जो देख सिया उसके अटैक से बचने के लिए आसपास ढेर सारे स्मोक बॉम्ब से धुआं ही धुआं कर देता है और जल्दी से रिस्टा से पोर्टल ओपन करवाते हुए वापस डिवाइन रियल में आ जाता है। मशीना कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, दोबारा तो मेरे हाथ लगोगे ही। दूसरी तरफ यहाँ से आते ही रिस्टा को रूम के बाहर निकालते हुए कहता है कि अब से मैं तब तक ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक कि मैं अपना मैक्स लेवल अचीव न कर लूं। तो अब रिस्टा के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं होता और यूं ही बैठे बैठे उसे 2 दिन बीत जाते हैं पर सिया का अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया था। तो रिस्टा अब अपने क्रिस्टल बॉल का यूज करती है ये देखने के लिए कि आखिर उस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। पर एकदम से ही मशीना का चेहरा सामने आता है जो ये अच्छे से जानती थी कि रिस्टा उसे डिवाइन रियल्म से देख रही है और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना यहाँ हर 10 मिनट में एक इंसान मेरे हाथों मरेगा जब तक कि तुम उस हीरो को लेकर यहाँ नहीं आती। रिस्टा काफी घबरा गई थी और जल्दी से सिया के पास जाकर उसे सारी बातें बताते हुए कहती कि हमें अभी चलना होगा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। लेकिन सिया साफ मना कर देता है, तुमने ही तो कहा था कि रियल वर्ल्ड और डिवाइन रियल्म के बीच में काफी ज्यादा टाइम डिफरेंस होता है, वहाँ के 10 मिनट यहाँ के 16 घंटों के बराबर है, तो अभी हमारे पास काफी टाइम है। अब सिया की बात यहाँ पर सही तो थी लेकिन वही दूसरी तरफ मशीना ने उस छोटी सी बच्ची नीना के फादर को अपना अगला शिकार बना रखा था जो देख रिस्टा पूछती है कि हम लोग बस उन्हें इस तरह मरते हुए देखते रहेंगे, तुम्हें वहाँ जाने से डर लग रहा है तो क्या हम सबको मरने दें, अगर तुम मर भी गए तो कल को वापस अपने वर्ल्ड में चले जाओगे पर उस टाउन के मासूम बच्चों और लोगों का क्या, तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन सिया बिना कोई जवाब दिए बस अपने पुशअप्स करता रहता है जो देख रिस्टा कहते हैं कि शायद मुझसे ही गलती हो गई, मैंने एक डरपोक से मदद की उम्मीद लगाई। रिस्टा जाहिर ही होती है कि तभी पीछे से सिया तैयार खड़ा हो जाता है और बताता है कि मेरे पास भी करने की अपनी एक वजह है, अगर मैं हारा तो पूरा टाउन तबाह हो जाएगा, यहाँ तक कि हो सकता है कि उस दुनिया का हर एक इंसान मारा जाए। शायद तुम अब तक की बात समझ नहीं पाए कि इस लड़ाई के लिए मेरा तैयार होना कितना जरूरी है। रिस्टा अब जैसे सिया की तरफ देखते हुए उसका लेवल चेक करती है तो लिटरली बस 2 दिन की ट्रेनिंग के अंदर ही उसके स्टैट्स आसमान छू चुके थे। रिस्टा एक्साइटेड होकर पोर्टल खोलने वाले थे कि सिया उसे गुस्सा देकर मारता कि पागल हो क्या, अगर हम अभी वहां गए तो वो उसी वक्त उन्हें मार देगी, थोड़ा इंतजार करो। वहीं दूसरी तरफ टाउन में मशीना को 10 मिनट कुछ ज्यादा ही लंबे लग रहे थे तो वो सोचती है कि चलो छोड़ो इन्हें 5 मिनट में ही निपटा दिया जाए और जैसे ही उन्हें मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठाती है कि सिया दूर से ही एक स्ट्राइक करता है जो मशीना ने भी काफी आसानी से डॉज कर लिया था और सिया का मजाक उड़ाने लगती है कि यार कुछ तो दम दिखाओ, एक हीरो होकर इतना कमजोर अटैक। मौका देखकर नीना और उसके फादर चले जाते हैं और मशीना सिया के स्टैट्स देखकर हैरान होती है कि इतनी जल्दी इसका लेवल इतना कैसे इंक्रीज हो गया और अगले ही पल मशीना अपने बॉडी का साइज बढ़ाकर खुद को ट्रांसफॉर्म करके सिया पर अटैक्स करना शुरू हो जाती है जिसे वो बस अभी ब्लॉक करने पर ध्यान दे रहा था। मशीना को ये देखिए कि नहीं होता कि सिया उसकी इस स्पीड को ही मैच कर पा रहा है और कहती है कि शायद अब मेरे सीरियस होने का वक्त आ गया है। रिस्टा खतरे को समझ गई थी और जल्दी से सिया को वार्न करती है कि उससे बच के रहो, वो जरूर कुछ करेगी और बस उसके इतना बोलते ही मशीना अपनी स्वॉर्ड से खुद को ही मार लेती है। उसके पेट से अब धीरे धीरे कोई चीज बाहर आने लगती है जो देख रिस्टा पूरी तरह डर गई होती है क्योंकि असल में यही उसका ट्रू फॉर्म था, एक जायंट मॉन्स्टर। और तो और अब उसके स्टैट्स भी सिया से ज्यादा हो चुके थे। तभी मशीना कहते हैं क्या तुमने कभी सोचा है अपनी लिमिट से भी ज्यादा पावर हासिल कर लेना कैसा होता है, और वो एकदम से सिया के ऊपर कूद पड़ती है जिससे आसपास काफी सारी धूल फैल चुकी थी। रिस्टा डर के मारे रोने लगती है कि पता नहीं क्यों मैंने सिया को इस मुसीबत में डाला, लेकिन जब धूल उठती है तो वो देख के बुरी तरह हैरान हो गई कि उसने ये अटैक ब्लॉक कर लिया जिसका सिर्फ एक ही मतलब था कि सिया के स्टैट्स इस वक्त मशीना से भी ज्यादा हैं। रिस्टा अब उसके स्टैट्स देखने की कोशिश करती है तो उस पर पहले से ही सिया ने अपना एक लॉक लगा रखा था। तो रिस्टा अब काफी हाई लेवल का मैजिक यूज करते हुए उसके लॉक तोड़कर स्टैट्स देखती है तो उसके तो आंख ही बाहर आ गई थी क्योंकि सिया के स्टैट्स इस वक्त पिछली बार से भी 10 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। और तब उसे बात समझ में आती है कि जब सिया इस वर्ल्ड में आया तब से ही उसके पास काफी हाई
लेवल के स्टैट्स थे। वो पहले इतना ट्रेनिंग कर चुका था कि चाहता तो पिछली बार ही मशीना को हरा सकता था, पर उसने फिर भी रिस्टा से अपने सारे स्टैट्स छुपाया ताकि अपना लेवल और इंक्रीज कर सके। रिस्टा सब सोच रही थी कितने मशीना हवा में उड़कर अपना अगला अटैक तैयार करने लगती है कि तभी पलक झपकती सिया ठीक उसके बगल में खड़ा होता है, जो देख लिटरली उसके पसीने छूट जाते हैं। पर शायद अब उसके हार मानने के लिए काफी देर हो चुकी थी। सिया अपनी फ्लेमिंग सोर्ड का यूज करता है और इससे पहले कि मशीना वहां से हिल भी पाती, बस 1 सेकंड के अंदर ही वो उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर डालता है। सिया के नीचे आने पर रिस्टा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुमने मुझसे अपने स्टैट्स क्यों छुपाए, क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं? तो सिया कहता है कि नहीं, अगर मैं तुम्हें बता देता तो आगे चल के किसी ब्रेन मॉन्स्टर ने तुम्हारे दिमाग पर काबू कर लिया तो वो तो मेरे बारे में सब जान जाएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले ही सावधान रहो। तभी टाउन के सभी लोग इकट्ठा होकर सिया को उन्हें बचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और एक बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि आज हम तुम्हारे लिए एक शानदार पार्टी रखेंगे, तो क्या तुम आना चाहोगे? सिया कहता है कि नहीं, मुझे और भी काम है। और अब मशीना के टुकड़े होने के बाद आसपास जो गंदगी फैली थी वो सबको एक जगह पर इकट्ठा करके उनमें आग लगा देता है ताकि उसके दोबारा जिंदा होने की उम्मीद ही न बचे। सिया तब तक नहीं रुकता जब तक उसका पूरी तरह नामो निशान न मिटा दे, और इस चक्कर में उसने लिटरली पूरे विलेज को जलाकर राख कर दिया था, जिस वजह से रिस्टा और सिया दोनों को ही टाउन से निकाल दिया जाता है। तभी वहाँ नीना और उसके फादर सिया को थैंक्स कहने के लिए आए थे, उनकी जान बचाने के लिए, और एक शुक्रिया अदा के तौर पर देने के लिए उसके फादर के पास बस थोड़े बहुत ही पैसे थे जो वो सिया को दे रहे थे, जिसे भाई वो बिना हिचकिचाए ले भी लेता है और कहता है कि क्या बस इतने से? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे बस इतने से पैसे दे रहे हो? रिस्टा भी बेचारी अब क्या ही बोलती, शर्म के मारे चुपचाप उन्हें बाय कहते हुए निकल जाती है। जिसके बाद अब थोड़ा आगे आने पर रिस्टा कहते हैं कि हमें नए टाउन में चलना चाहिए, लेकिन सिया मना करते हुए कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी हमने डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक को मार गिराया तो जरूर वो और भी खतरनाक लोगों को हमारे पीछे लगाएगा। रिस्टा उसे मनाने के लिए काफी रिक्वेस्ट करती, पर वो कहाँ ही मानने वाला था और कहता है कि पहले तुम खुद को देखो, किसी काम की तो हो नहीं, ना कोई मदद कर सकती हो, अगर मुझे यहाँ मरते हुए देखना नहीं चाहती तो अभी पोर्टल खोलो। पर अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद गुस्से में वो पोर्टल खोल ही देती है और वो लोग डिवाइन रियल में लौट आते हैं। सिया अपनी ट्रेनिंग करने में लग जाता है और रिस्टा दोबारा से आर्या के पास जाकर सिया के बारे में शिकायतें करने लगती है कि वो पागल तो बस ट्रेनिंग ही करता रहता है, उसे ना वहाँ के लोगों की परवाह है और ना मेरी। आर्या कहती है कि तो इसमें दिक्कत क्या है, वैसे भी वो कौन सा जिंदगी भर ट्रेनिंग करता रहेगा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन रिस्टा को चाहिए था कि वो जल्दी से जल्दी इस मिशन को खत्म करके आर्या की तरह एक हाई रैंक गॉडेस में प्रमोट हो जाए। जो सुन आर्या कहती है कि जैसे तुम सोच रही हो वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं, देखा जाए तो अब तक मैंने 300 दुनियाएं बचाई, पर अपनी खुद की गलती की वजह से मैं उस एक वर्ल्ड को नहीं बचा पाई। जिस पर रिस्टा उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि अरे क्या हुआ, 300 में से एक बार गलती हो भी गई तो क्या? लेकिन आर्या इस बात को अच्छे से जानते थे कि भले यहाँ के गॉड्स के लिए इतनी बड़ी बात न हो, पर उस दुनिया के लोग जो जीना चाहते थे उनका क्या? आर्या अब जाने के लिए जैसे ही उठती है कि तभी सिया सामने आ जाता है, जो देखो सीधा सिया के पास जाकर उसे अपने बारे में बताते हुए उससे पूछते कि आखिर तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो सिया कहता है कि पता नहीं क्यों अब मैं जितना भी पुशअप्स या सिटअप्स कर लूं मेरा लेवल इंक्रीज ही नहीं होता। रिस्टा गुस्से में जल रही होती है कि ये भला अपनी प्रॉब्लम उसे क्यों बता रहा है, और यहाँ पता लगता है कि सिया ने अपनी फिजिकल लिमिट को रीच कर लिया है, इसलिए अब उसे कोई ऐसा चाहिए था जो उसे ट्रेन कर सके। तो वो उसे कहते हैं क्यों ना तुम मेरे साथ मॉन्स्टर्स को मारने चलो, इससे तुम्हारे स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन सिया साफ मना कर देता है क्योंकि उसे कोई सीधा सा और सेफ तरीका चाहिए था। आर्या कहती है कि अगर तुम्हें ये नहीं करना तो क्यों ना तुम यहाँ के गॉड्स के साथ ट्रेनिंग करो। जो सुन रिस्टा उसे कोने में लाके पूछते कि तुम्हें पता तो है ना हम गॉड्स ह्यूमंस को ट्रेन नहीं कर सकते, और वैसे भी यहाँ किसी के पास कॉम्बैट एबिलिटी थोड़ी है। लेकिन आर्या के पास इसका भी एक रास्ता था, वो एक ऐसे गॉड को जानती थी जो ये कर सकता है। तो अब वो दोनों को लेकर सेर्सियस के पास आती है जो कि है गॉड ऑफ सॉर्ड। आर्या उसे सारी प्रॉब्लम बताते हुए सिया की ट्रेनिंग के लिए हेल्प मांगती है। तो अब भला वो एक हाई रैंक्ड गॉडेस को कैसे मना करता? देख बच्चे, मेरी ट्रेनिंग किसी अरे गहरे के लिए नहीं, तो सोच समझ के ही आगे बढ़ना। पर अपना सिया तो भाई पूरे जोश में था और बकवास बातों में टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करवाता है, जहाँ सेर्सियस का हर एक अटैक सिया ढंग से समझते हुए ब्लॉक कर रहा था, जो देख उसे भी यकीन हो जाता है कि इस बंदे में दम तो है। और अब उन लोगों की ट्रेनिंग का पहला दिन खत्म होने पर रिस्टा डाइनिंग हॉल में आकर सेर्सियस से मिलकर सिया की परफॉर्मेंस के बारे में उससे पूछती है। तो वो बड़ा खुश होते हुए बताता है कि हाँ, ये इंसान बाकी हीरोज जैसा नहीं है, हर चीज को बहुत जल्दी सीख रहा है, लेकिन अब भी वो गॉड्स के स्किल मैच नहीं कर सकता। इसके बाद अब दूसरे दिन रिस्टा फिर से सेर्सियस से मिलने आती है, तो उसका मूड इस बार बिल्कुल ही उल्टा होता है। वो इस बात से परेशान था कि सिया कुछ ज्यादा ही जल्दी सीख रहा है, शायद उसने सेर्सियस को ऑलरेडी सरपास कर लिया है, जो जानकर रिस्टा कुछ ज्यादा हैरान नहीं होती। इसके बाद अब जब वो दोबारा तीसरे दिन उससे मिलने आती है तो आज वो बेचारा परेशान होकर डाइनिंग हॉल के कोने में बैठा होता है। रिस्टा पूछने की कोशिश तो करती है पर वो बिना कोई जवाब दिए चुपचाप निकल जाता है। और अब चौथे दिन पर रिस्टा सोचती है कि सेर्सियस कुछ ज्यादा परेशान दिख रहा है, अगर मुझे ढंग से उसे सिया के बारे में पूछना है तो शायद मुझे उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना ले जाना चाहिए। रिस्टा अब खाना लेने के लिए बाहर आती है कि सेर्सियस एक बोर्ड के पीछे छुपकर बैठा होता है। पूछने पर सेर्सियस बताता है कि तुम्हारा तो वो हीरो बिल्कुल पागल ही हो चुका है, मुझे सब कुछ सिखा देने के बाद भी वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा है उसे और ज्यादा ट्रेनिंग देने के लिए, उसकी वजह से तो मैं इतने दिनों से सो भी नहीं पाया। बेचारा रोते हुए सब बता ही रहा होता है कि इतने में सामने से आ जाता है। तुम मुझसे छुपने की कोशिश कर रहे थे ना, मुझे अपना लेवल और इंक्रीज करना है, मेरी हेल्प करो। जो सुन बेचारा सेर्सियस डर के मारे अपनी स्वॉर्ड ही फेंक देता है ताकि ट्रेनिंग से बच सके, लेकिन सिया फिर भी जाने नहीं देता। अरे पागल हो क्या, छोड़ो उसे, वो एक गॉड है। रिस्टा उसे रोक रही होती है कि तभी आर्या आके बताती है कि गॉडेस ईस्टर को तुमसे मिलना है। तो अब उसे सेर्सियस को इसी हालत में छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ हमें पता लगता है कि ईस्टर एक काफी हाई रैंक्ड गॉडेस है, जो कि रिस्टा को
बुलाकर उससे सारी रिपोर्ट्स लेती है कि आखिर उस हीरो के साथ चल क्या रहा है। और जब उन्हें पता लगता है कि सेर्सियस भी सिया के सामने हार मान गया तो वो खूब हंसती है, क्योंकि असल में सेर्सियस पहले के इंसान ही था, तो शायद इसलिए उसके अंदर अभी कुछ ह्यूमन फीलिंग्स बची हुई है। अब इन सब बातों को साइड रख के ईस्टर रिस्टा को बताते हैं कि तुम लोगों ने उन हेवनली किंग्स में से एक को हरा तो दिया, पर अब वहाँ के पास के टाउन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो चाहती थी कि सिया और रिस्टा वापस उस वर्ल्ड में जाएं। रिस्टा भी इसके लिए तैयार होती है, और अब जब वो सिया को बुलाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पे गई तो वहाँ तो वो बंदा लिटरली सेर्सियस को बुरी तरह पीट रहा होता है। बेचारी रिस्टा भी हैरान होती है कि भाई ये क्या चल रहा है, और उसे डांट कर सारी बातें बताते हुए तुरंत उस वर्ल्ड में चलने को कहती है। और सिया भी इस बार मना नहीं करता। सेर्सियस को चूस कर उसने अपना लेवल जो इंक्रीज कर लिया था। इसके बाद अब दोनों उसी वर्ल्ड के अंदर सैमुअल नाम के टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ काफी सारे लोग ऑलरेडी जान बचाने के लिए जगह खाली करने लगे थे, क्योंकि पूरे टाउन में हर जगह अनडेड्स भर चुके हैं, इसलिए हर कोई बस अपनी जान बचाना चाह रहा था। सिया को ये चीज समझ नहीं आती, तो रिश्ता समझाती है कि जब कोई इंसान मरने के बाद वापस जिंदा हो जाए तो उसे अनडेड कहा जाता है। यहाँ तक कि अनडेड्स इंसानों के साथ घुल मिलकर उनका ही रूप ले लेते हैं। सिर्फ होली वाटर के जरिए ही हम इनका असली रूप देख सकते हैं। जो सुनते सिया टाइम वेस्ट न करते हुए होली वाटर लेने के लिए शॉप में आकर सीधा 1000 बोटल्स मांगता है, लेकिन फिलहाल अनडेड्स वाली घटनाओं के सामने आने की वजह से ये बोटल्स काफी रेयर हो चुकी हैं, इसलिए एक इंसान को 10 से ज्यादा बोटल्स की परमिशन नहीं थी, तो सिया को भी सिर्फ 10 ही मिलते हैं। वो लोग अब एक चर्च में आते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात लुलू और मैश नाम के इन छोटे बच्चों से होती है, जिनके पास ड्रैगन ब्लड है, इसलिए उन दोनों को सिया के टीममेट्स के तौर पर चुना गया था। चर्च का प्रीस्ट उन्हें अपने बारे में बता ही रहा होता है कि तभी सिया उसके ऊपर होली वाटर गिरा देता है। रिश्ता गुस्सा करती है कि तुमने क्या किया, लेकिन अगले ही पल उस प्रीस्ट का रूप पूरी तरह से बदलने लगता है, और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रीस्ट खुद एक अनडेड है, जिसने खुद को अब तक काफी अच्छी तरीके से छुपा रखा था। लुलू और मैश उसे लड़ने का सोचते ही है कि सिया कहता है कि नहीं, मैंने पहले ही इसका खेल खत्म कर दिया, और लिटरली बिना अपने स्वॉर्ड का यूज किए सिया उसे टुकड़ों में बदल देता है। सिया के पूछने पर उसे पता लगता है कि इस अनडेड को डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक बेथ मैगला ने भेजा था सिया को खत्म करने के लिए, और कल सुबह होते ही 10,000 अनडेड सोल्जर्स टाउन में अटैक करने के लिए आएंगे। सिया के लिए बस इतनी जानकारी काफी थी, और उसे खत्म करने के लिए फ्लेमिंग इन्फर्नो का इस्तेमाल करता है, जो देख रिस्टा सबको जल्दी से लेकर बाहर निकल गई। उसके बस एक ही अटैक से अगले ही पल पूरा चर्च बर्बाद हो चुका था। जो देख मैच सिया से काफी इंप्रेस होकर उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस वक्त उसे किसी पे भी यकीन नहीं था, तो उन दोनों पे भी होली वाटर डाल के टेस्ट करता है कि ये इंसान है भी या नहीं। मैश और लुलू समझ जाते हैं कि बंदा नॉर्मल तो नहीं है, और खुश होकर उसकी टीम में जाने का पूछने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी नजर सिया और रिश्ता पे पड़ती है, जो भूतों की तरह उन्हें घूर रहे थे। दरअसल दोनों मैश और लुलू के स्टैट्स चेक कर रहे थे, जो कि काफी कुछ खास नहीं है। ये देखते ही सिया डायरेक्ट मना कर देता है कि नहीं, मैं इन कमजोरों को अपनी टीम में नहीं रखने वाला। सिया नहीं चाहता था कि कुछ बच्चों को अपनी टीम में लेकर वो और भी ज्यादा सिरदर्दी पाले, और इसी बात को लेकर उनका झगड़ा चल ही रहा होता है कि तभी टाउन के कुछ गार्ड्स वहाँ आते हैं। पूछताछ करने पर सिस्टर बताती है कि हमारे बीच रह रहा वो प्रीस्ट एक अनडेड था, जिसे सिया यानी इस हीरो ने हराया, और कल सुबह ऐसे 10,000 अनडेड्स की आर्मी हम पे हमला करेगी। जो सुन वो गार्ड समझ जाते हैं कि ऐसे टाइम पर सिया जैसा एक हीरो ही उनकी हेल्प कर सकता है, तो वो उसके सामने झुककर कहते हैं कि प्लीज हमें बचा लो। तो सिया कहता है कि हाँ चलो ठीक है, पर पहले ये बताओ कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अगर तुम सच में करते हो तो मतलब तुम पूरे टाउन को बचाओगे, और इसके लिए तुम्हें 1000 गोल्ड कॉइंस तो मिलेंगे ही। जो सुन वो अब एक फॉर्म निकालते हुए कहता है कि ठीक है, मुझे इस पे साइन करके दो। और अब जाते हुए मैश और लुलू से कहता है कि तुम लोगों को वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ही संभाल लूंगा, और बच्चे तू जाके पोगो देख। मैश सिया को उल्टा सीधा कहकर गुस्से में जंगल की तरफ चला जाता है। सिया अपनी फ्लाइंग स्किल को एक्टिवेट करते हुए रिश्ता से कहता है कि तुम भी कुछ खास काम की नहीं समझी, और ये कहते हुए निकल जाता है। अब वैसे तो यहाँ रिश्ता के पास कोई फ्लाइंग स्किल नहीं थी, पर सिया के इतने सारे ताने सुन के गुस्से में अपनी फुल मैजिक पावर से उस स्किल को अनलॉक कर लेती है, लेकिन फिर भी सिया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि रिश्ता बराबरी कर ही नहीं पाती, और थक हार के सांस ले ही रही होती है। कितने में सिया उसे लेने के लिए वापस आता है। रिश्ता को पहले तो ये माहौल बड़ा रोमांटिक लगता है, लेकिन जैसे ही सिया ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उसे पहली बार मौत को झुकर वापस आने की फीलिंग पता लगती है। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से जंगल के ठीक ऊपर पहुंचते हैं, जहाँ से सारे अनडेड्स टाउन की तरफ ही आ रहे थे। उनकी स्पीड देख के लग रहा था कि शायद वो कल सुबह से पहले टाउन में पहुंच जाएंगे, तो इसलिए सिया डिसाइड करता है कि वो अपने एटॉमिक बॉम्ब को यूज करेगा इन सबको एक बार में निपटाने के लिए। और अब स्पेल कास्ट करते हुए सिया एक छोटा सा मीटोर रेडी करता है, और लिटरली भाई बस इस एक वार से उन 10 के 10,000 अनडेड्स का नामो निशान मिट जाता है। रिश्ता को भी ये देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। सिया अब ऐसे लेवल पर पहुंच चुका था कि उसे कभी किसी टीममेट की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। रिश्ता इस खतरनाक मंजर को देख ही रही होती है कि तभी सिया बताता है कि इस अटैक को करने की वजह से मेरा काफी ज्यादा माना खत्म हो चुका है, तो मैं अब तुम्हें वापस नहीं ले जा सकता। जो देख अब रिश्ता उसकी हेल्प करती है टाउन की तरफ ले जाने में। जिसके बाद अगली सुबह जब वो लोग टाउन में रुके होते हैं, तो लुलू काफी घबराते हुए रिश्ता के पास आकर उसे बताती है कि मैश जब बुरा मान के उनके पास से गया था, तब से अब तक वापस नहीं आया, पता नहीं वो अब तक कहाँ है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो उसे ढूंढने में। तो रिश्ता अब सिया को ये बताने जाती है, लेकिन उसे वहाँ ये देखने मिलता है कि उसने लिटरली अपनी पावर से एक स्वॉर्ड बनाकर तैयार कर दी। सिया बताता है कि रिश्ता के जो टूटे हुए बाल हर जगह कमरे में फैले हुए थे, उसी का यूज करके उसने स्वॉर्ड बना दिया। अब इससे पहले कि रिश्ता इस पर कुछ रिएक्शन देती, वहाँ की लैंड
डिवाइन लॉर्ड एक बड़ा सा कुछ सामान लेकर आती है जो कि किसी ने सिया के लिए डिलीवर किया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं कैसे मान लूं, इसमें कोई बॉम्ब हुआ तो। वो डर रहा था तो रिस्टा अब खुद उस पार्सल को खोलती है जिसमें से एक बड़ा सा मिरर निकलता है। शुरू में तो सबको लगा कि शायद कोई नॉर्मल सा मिरर है, लेकिन अचानक ही सबको उसके अंदर किसी की इमेज दिखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि मैश था। और इस वक्त वो डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक मैगला के कब्जे में है, जो अब सामने आते हुए उन सभी से कहता है कि मेरे सारे अंडर्स मारे गए सिर्फ उस फालतू से हीरो की वजह से, लेकिन चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी एक कीमती चीज मेरे पास है। अगर उस हीरो ने अभी झुककर मेरे सामने हार नहीं मानी तो ये बच्चा मारा जाएगा। तभी मैश से ऐसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 10,000 अंडर्स को मार गिराया, अगर ये सच है तो मेरे लिए इतना ही काफी है, प्लीज यहाँ मत आना। लेकिन अगले ही पल अचानक सिया मिरर के बाहर से ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए मैगला के हाथ काट डालता है। सिया पहले से जानता था कि मशीना की तरह ही बाकी के किंग्स भी यही चाल चलने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो इस बार पहले से रेडी था और अब बस मैगला का एक हाथ काटते ही रिस्टा को लेकर डिवाइन रियल में वापस आ जाता है। सिया का अंदाजा था कि लगभग अगले 10 सेकंड्स में मैगला मैश को मार देगा, जो कि होते हैं डिवाइन रियल के 15 मिनट के बराबर। तो सिया अब टाइम वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट अब सबसे हाई रैंक्ड गॉडेस ईस्टर के पास आ जाता है उनसे मैश की लोकेशन पूछने के लिए। अब वैसे तो गॉड्स का इस तरह ह्यूमंस की हेल्प करना रूल्स के खिलाफ था, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करते हुए मैश की लोकेशन बता ही देती है जहाँ भी मैगला उसके साथ ही था। तो सिया अब रिस्टा से सीधा उस जगह पे पोर्टल ओपन करवाता है। उसका प्लान था कि वो पहले जाकर मैगला पर वार करके मैश को उससे दूर करेगा और मौका देखते ही रिस्टा मैश को जल्दी से हील करेगी। वो लोग अब ठीक ऐसा ही करते हैं और रिस्टा मैश को हील करने में लगी थी कि तभी मैगला डार्क फर्स नाम के एक बर्ड से ब्लैक स्प्रिट को समन करता है। रिस्टा अब उसके स्टैट्स चेक करती है, जो देखो बहुत डर गई थी क्योंकि उस मॉन्स्टर को किसी भी तरह हराया नहीं जा सकता। उसका डिफेंस इतना पावरफुल था कि आइस मैजिक के अलावा उस पर कुछ भी असर नहीं करेगा। असल में मशीना और सिया का मैच देखकर मैगला इस बात को जान चुका था कि सिया एक फायर टाइप यूजर है और उसी हिसाब से उसने डार्क फर्स को तैयार किया है। वो बड़ा खुश होता है कि अब तो इस हीरो की जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, लेकिन अपने सिया को तो जैसे वह को फर्क ही नहीं पड़ता और एक जोरदार पंच देके मारता है। उसने पहले ही खुद को ट्रेन कर लिया था कि कोई भी उसकी इन कमजोरी का फायदा न उठा पाए और अगले ही पल सिया डार्क फर्स के खतरनाक पंच को ब्लॉक करने के साथ साथ उसे वहीं खड़े खड़े बर्फ में जमा देता है। मैगला की बुरी तरह फट जाती है कि इसने आइस मैजिक कैसे यूज कर लिया। तो सिया बताता है कि दरअसल मैंने रिस्टा के बालों का यूज करके इस ब्रेसलेट को तैयार किया था, जिससे मैं हर बारी एक आइस मैजिक का अटैक कर सकता हूँ और मेरे पास ऐसे 10-20 और हैं। जिसके बाद अपने फ्लेमिंग सोर्ड का यूज करते हुए सिया उस मॉन्स्टर का नामो निशान मिटा देता है। मैगला के पास चलने को और कोई चालें नहीं बची थी, तो रिस्टा समझ जाती है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है और जल्दी से मैच को लेकर बाहर निकल जाती है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इसके बाद वो लोग वापस टाउन में लौट जाते हैं और मैश के होश आने पर रिस्टा उसे बताती है कि सिया ने तुम्हारी जान बचाई, मैगला हार चुका है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी सिया एक भारी भरकम सा बैग लाते हुए टेबल पे रख देता है और कहता है कि आपसे तुम दोनों का काम है हमारा सारा सामान उठाना। जो सुनते ही मैश एकदम से जाकर सिया के कदमों में पड़ जाता है। वो अच्छी तरीके से सिया के पावर लेवल को समझ चुका था, इसलिए उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। सिया कहता है कि ठीक है, पर बदले में तुम लोगों को मेरा सामान उठाना होगा। और अब वो लोग अगले टाउन में निकले, उससे पहले मैश उन्हें ड्रैगन बिन नाम की एक जगह पे ले जाना चाहता था, क्योंकि पुरानी कहानियों के अनुसार 16 साल पहले ड्रैगन गॉड ने मैश और लुलू को हीरो की हेल्प करने के लिए यहाँ भेजा था, ताकि वो लोग एक दिन उस हीरो को ड्रैगन विलेज में पहुंचा सके। साथ ही साथ उस जगह पर एक डिवाइन स्वॉर्ड भी सील करके रखी है, जिसकी हेल्प से डीमन लॉर्ड को हराया जा सकता है। सिया भी सारी बातें अच्छे से समझता है और कहता है कि ठीक है, पर जाने से पहले मुझे अब भी ट्रेनिंग करनी है। तो अब मैश और लुलू के साथ वो लोग वापस डिवाइन रियल में आ जाते हैं। बेचारे बच्चे सोचते हैं कि चलो थोड़ा घुमा फिरा जाए, पर सिया कहता है कि बच्चों अभी कहाँ चल दिए, ट्रेनिंग भी करनी है हमें। और अब वो सभी को लेकर डाइनिंग हॉल में आ जाता है किसी को ढूंढने के लिए। रिस्टा भी उस बंदे को हर जगह ढूंढ रही होती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता और जिसको वो लोग हर जगह ढूंढ रहे थे वो तो यहाँ एप्रिन पहनकर एक शेफ बन के छुपा हुआ था। सिया से इतनी बुरी तरह पिटने के बाद सेल्सियस ने तलवारबाजी छोड़ दी, पर सिया को फिर भी घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम वापस हमें ट्रेनिंग देने चल रहे हो या नहीं। जो देख बेचारे की बुरी तरह फट जाते कि भाई अब तो मेरा पीछा छोड़ दे, प्लीज मुझे माफ कर दे। पर जैसे सिया उसे बताता है कि तुम्हें मुझे नहीं मैश को ट्रेनिंग देनी है, तो वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि मैश के स्टैट्स सेल्सियस से बहुत ज्यादा कम थे और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आ बच्चे अब मैं ट्रेन करता हूँ तुझे। फाइनली बेचारे को कोई ढंग का स्टूडेंट मिल ही गया। अब इसके बाद रिस्टा लुलू को लेकर फायर गॉडेस हियाका के पास आती है ताकि वो उसे मैजिक सिखा सके। हियाका भी तैयार होती है उसे सिखाने के लिए कि अगर इससे एक दुनिया बच सकती है तो वो ये जरूर करेगी। तो अब दोनों को अपने अपने टीचर्स के पास पहुंचाने के बाद सिया कहता है कि फिलहाल मुझे भी अपने लिए कोई ट्रेनर चाहिए, पर लगता नहीं कि शायद अब मेरे लायक कोई है भी। वो लोग इस बारे में बात करते हुए जा ही रहे थे कि तभी रिस्टा गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वेलकरी से टकरा जाती है, जिसकी हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वेलकरी बहुत ही घमंडी और गुस्से वाली गॉडेस थी, तो इसलिए रिस्टा से कहते कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुझे दिखा देती कि मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है। उसके जाने के बाद सिया कहता है कि मुझे उसमें से बहुत ही खतरनाक पावर फील हो रही है और रिस्टा से पूछने पर उसे पता लगता है कि वेलकरी पूरे डिवाइन रियल्म की सबसे पावरफुल गॉडेस है। सिया को ये पता लगता ही डायरेक्ट उसे जाके खुद को ट्रेनिंग देने के लिए पूछ लेता है। जो सुन वो तो गुस्से में पागल ही हो गई कि तुझ जैसे नीच इंसान की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात भी करने की। वो तो लिटरली सिया को उसी वक्त जान से मारने ही वाली थी कि इतने में आर्या सामने आ जाती है, जो सिया के लिए वेलकरी से खुद माफी मांगती है। और क्योंकि आर्या भी एक हाई रैंक रिस्पेक्टेड गॉडेस थी, तो वेलकरी भी बात को ज्यादा बढ़ाए बिना चली जाती है। सिया को चाहिए था कि कोई उसे ट्रेन करे, तो आर्या कहती है कि चलो ठीक है मेरे साथ आओ।
जाओ, और वो उन्हें गॉडेस ऑफ वॉर एडेनिला से मिलाने लाती है, जिसकी शक्ल बिल्कुल एक भूतनी जैसी थी। आर्या पूछते हैं क्या तुम इस ह्यूमन को ट्रेनिंग में हेल्प कर सकती हो, तो एडेनिला कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और एकदम से पलक झपकते सिया के पीछे आ जाती है। उसके पास सिया को सिखाने के लिए सिर्फ यही एकलौता मूव है जो इतना तेज है कि कभी भी कोई उसकी स्पीड मैच नहीं कर सकता। ये सिया को भी काफी पसंद आया होता है और उसे सीखने के लिए वो रेडी था। अब धीरे धीरे उन सबकी ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू होता है, जहाँ मैश और लुलू की ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही थी, पर जब वहीं रिस्टा सिया की ट्रेनिंग देखने गई तो उसे सिर्फ एडेनिला ही दिखती है। उसके पूछने पर एडेनिला कहती है कि हाँ, ये हीरो मैंने अब तक जितने भी देखे उस सब में काफी अजीब तो है, पर फिर भी मुझे काफी अच्छा लगा। देख के ऐसा लग रहा था कि एडेनिला सिया के साथ कुछ ज्यादा ही मजे कर रही है। जिसके बाद दूसरे दिन रिस्टा जब खाना लेकर जा ही रही थी तो सिया और मैश पहले से डाइनिंग हॉल में बैठे थे, जहाँ सिया उसे कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स दे रहा था और सारी बातें समझा के चला जाता है। रिस्टा पूछती है कि तो बताओ क्या सिखाया उसने। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस उसने समझाया कि किसी भरोसा मत करना। सिया ने भाई बस अपने सोचने वाली बीमारी को मैश के अंदर पास ऑन कर दिया था। अब इसके बाद धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं तो रिस्टा मैश और लुलू की ट्रेनिंग खत्म होने पर उन्हें वापस लेने आई होती है। मैश के स्टैट्स तो काफी अच्छे लेवल पे इंक्रीज हो चुके थे, पर वहीं लुलू में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं आई होती। या रिस्टा को साइड मिलाकर बताती है कि इस बच्ची के अंदर मैजिक यूज करने का कोई भी टैलेंट नहीं, तो हमारी कोशिश करनी बेकार है। रिस्टा अब उन दोनों को लेने के बाद सिया के पास आती है, जहाँ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता, क्योंकि एडेनिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने सिया के साथ ट्रेनिंग करके बहुत सारे नई नई चीजें सीख ली थी और तो और वो अब उसे पसंद भी करने लगी है। इसलिए एडेनिला उसके लिए केक बनाकर लाई होती है और पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सफर पे चल सकती हूँ। इस पर सिया कहता है क्या बकवास है, ये सोच भी कैसे लिया है तुमने कि तुम जैसी बेकार गॉडेस को मैं अपनी टीम में रखूंगा। जो सुन बेचारी के सारे अरमानों में पानी फिर जाता है और सिया के रिजेक्शन से गुस्से में पागल होकर हर जगह तबाही मचाने लग जाती है। वो अब जाने ही लग रहा था कि रिश्ता कहते कि प्लीज पहले तुमने जो अब ये सब करवा दिया उसे तो ठीक करो, लेकिन अपने सिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और मना करते हुए पोर्टल में एंटर कर जाता है। अब कुछ देर बाद जब वो सब लोग वापस उस वर्ल्ड में आ गए होते हैं तो अब वो मैश की बताई जगह ड्रैगन केव जाने वाले थे। लुलू रास्ते में चलते हुए ही अपने फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है, तो सिया कहता है कि इसे रहने दो, तुम लोग बस अभी अपना सामान उठाने पे ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन उसी वक्त अचानक ही सामने से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। अब वो तीनों इससे पहले ही कुछ सोच पाते हैं, एक आग में लिपटा हुआ बर्ड उन सभी को जलाने लग जाता है। सिया बताता है कि इसे मैंने अपने फायर मैजिक से बनाया है। इस बर्ड के अटैक का नाम है ऑटोमेटिक फिनिक्स, जो 30 लेवल से नीचे वाले मॉन्स्टर्स को इजीली खत्म कर सकता है। सिया की पावर्स लिटरली इतनी बढ़ चुकी थी कि लगता नहीं अब मैश और लुलू को अपनी स्किल्स दिखाने का मौका मिल पाएगा। अब थोड़ी देर बाद घूमते हुए वो लोग एक छोटे सा टाउन में पहुंचते हैं ताकि अपने लिए कुछ सामान खरीद सकें। केव में जाने के लिए उन्हें कुछ टॉर्चेस चाहिए थी, तो सिया अब मैश से टेस्ट लेते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है हमें कितने टॉर्चेस खरीदने चाहिए। ऐसा है तो मेरे ख्याल से शायद 50। तो सिया कहता है कि नहीं 500। हाँ, पैसे का तुम्हारे चाचा देंगे, 5 काफी है बस। अब अपनी जरूरत का सामान खरीदने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ मैश और लुलू के हाथ अचानक ही चमकने लग गए, जिसका मतलब कि वो लोग ड्रैगन केव के बहुत नजदीक हैं। काफी देर तक चलने के बाद अब रात हो चुकी होती है, जहाँ वो लोग केव में भी आ जाते हैं। लेकिन एंटर करते ही सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, जिसे सिर्फ मैश और लुलू ही खोल सकते हैं। लेकिन सिया भी लाइक अबे जाना कौन टाइम वेस्ट करे, और लिटरली बस अपने कुछ स्लैश मारकर उस दरवाजे को बीच से फाड़ देता है। मतलब क्या ही फायदा उन दोनों के साथ रहने का जब सारा काम अकेला वही कर रहा है। सबके अंदर जाने के साथ ही एक आवाज उन्हें कहती है कि तुमने यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत की है, इससे आगे तुम सबको ड्रैगन विलेज में जाने के लिए इस टेलीपोर्टेशन पोर्टल के बीच खड़ा होना होगा। पर सिया को इस चीज पे भी यकीन नहीं था, तो चेक करने के लिए पहले एक छोटी सी छिपकली को वहां रखता है, जो अब टेलीपोर्ट होने के बाद वापस वहीं आ गई होती है। मतलब यहाँ कोई ट्रैप नहीं था। तो अब पोर्टल पे सबके चढ़ते ही वो लोग टेलीपोर्ट होकर एक ठीक गुफा जैसी जगह में आ गए थे, जहाँ उनका वेलकम करने के लिए लुरागस नाम का एक इंसान खड़ा होता है, जिसका चेहरा बिल्कुल ड्रैगन जैसा था, और वो उन्हें लेकर प्रिंसेस से मिलवाने ले जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में विलेज के सभी लोग मैश और लुलू की तरफ ही देख रहे होते हैं। जिसके बाद अब वो सब लोग मदर ऑफ ड्रैगन्स लीबिया के पास पहुंचते हैं, जो मैश को अपने पास बुलाकर उसके अंदर ड्रैगन पावर्स को एक्टिवेट करती है, जिससे मैश के स्टैट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लुलू सोचती है कि शायद उसकी भी पावर्स एक्टिवेट की जाएंगी, लेकिन लीबिया ही उसे मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा जरूरी मिशन है। और तब उन्हें पता लगता है कि हीरो की वो लेजेंडरी स्वॉर्ड जिसे लेने के लिए वो यहाँ आए थे, वो लुलू के सैक्रिफाइस देने पर ही तैयार होगी। सालों पहले ही ड्रैगन गॉड के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी थी कि लुलू जिसमें ड्रैगन ब्लड है वो अपना सैक्रिफाइस देगी, तभी हीरो की लेजेंडरी स्वॉर्ड सामने आएगी। मैश और रिस्टा इसके लिए साफ मना कर देते हैं, तो लीबिया उन्हें समझाती है कि शायद तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन अभी 70% से भी ज्यादा दुनिया डीमन लॉर्ड के कब्जे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरी दुनिया पर डीमंस का राज होगा। डीमन लॉर्ड को हराना है तो हीरो के पास वो लेजेंडरी स्वॉर्ड होनी ही चाहिए। लीबिया उसे समझाती है कि देखो, जब तुम इस दुनिया को बचाओगे तो हर इंसान तुम्हारी इज्जत करेगा, भले ही उस टाइम तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म में नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमेशा हीरो के साथ ही रहोगी। और अब क्योंकि उन सबके पास एक यही लौता रास्ता बचा था, तो लुलू भी मानी जाती है। आज रात ही उसकी सैक्रिफाइसिंग सेरेमनी को परफॉर्म किया जाएगा, तब तक लुलू अपने दोस्तों के साथ आखिरी वक्त बिता सकती
लगती है। जिसके बाद जब वो लोग बाहर आते हैं तो मैश उससे पूछता है कि क्या सच में तुम्हें करने के लिए तैयार हो, पर लुलू को जवाब नहीं दे पाती। वो हमेशा से हीरो की हेल्प करना तो चाहती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि इसके लिए उसे खुद को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन सिया को तो जैसे इन सब बातों की कोई पड़ी ही नहीं थी और आराम से जाकर अपनी खरीदारी में लग जाता है। रिस्टा गुस्सा करती है कि आखिर तुम ऐसे टाइम पे सब कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें लुलू की कोई परवाह नहीं। तो सिया कहता है कि देखो मेरे पास कुछ कहने को नहीं, जो उसका काम है वो तो उसे करना ही पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लुलू को काफी बुरा लगता है कि जिसके लिए वो सेक्रीफाइस करने वाली है उसे ही मेरी कोई परवाह नहीं, और रोते हुए चली जाती है। इसके बाद अब रात होने पर सेरेमनी शुरू होती है, जहाँ सिया और बाकी सभी के लिए डिनर का इंतजाम किया गया था, जहाँ विलेज के सारे लोग भी आए हुए होते हैं। और अब थोड़ी देर तक खाना पीना हो जाने के बाद उनका रिचुअल शुरू होता है, जहाँ लीबिया बताती है कि ये ड्रैगन एबिस है, सालों पहले इसे महान ड्रैगन एम्परर ने तैयार किया था, और लुलू के इसमें कूदने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों से वो स्वॉर्ड तैयार होगी। गार्ड्स अब उसे लेकर ठीक उस खाई के किनारे पर खड़ा कर देते हैं, जहाँ वो हंसते हुए सभी को अलविदा कहती है। लेकिन मैश से सब और देखा नहीं जाता और वो रोकने की कोशिश करता है, तो गार्ड्स उसे जाने नहीं देते। साथ ही लुलू भी इतनी गहराई देखकर बहुत डर गई थी, तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। लीबिया के कहने पर गार्ड्स खुद उसे खाई में गिराने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देख विलेज का हर एक इंसान जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। पर इससे पहले कि वो लोग उसे नीचे गिराते, सिया वहां पहुंचकर दोनों गार्ड्स को नीचे फेंक देता है और कहता है कि शायद तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन मैंने कहा था कि जो तुम्हारा काम है वो तुम्हें करना ही होगा। अगर तुम अभी चली गई तो मेरे इन सारे इक्विपमेंट्स को कौन उठाएगा। जो देख लुलू और रिस्टा बहुत खुश होते हैं। लीबिया कहते हैं कि आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो, अगर वो स्वॉर्ड तैयार नहीं हुई तो डीमन लॉर्ड को हराओगे कैसे। लेकिन अपना सिया भी लाइक अबे जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डीमन लॉर्ड को हराने के लिए मुझे किसी बच्चे की बलि नहीं चाहिए। तभी मैश मौका देखे अपने ड्रैगन फॉर्म में आते हुए सभी गार्ड्स को हटाकर निकलने की कोशिश करता है कि तभी एकदम से ही वो और रिस्टा एक साथ जमीन पे गिर पड़ते हैं और वापस खड़े ही नहीं हो पा रहे होते, चाहे जितने भी कोशिश कर लें, क्योंकि असल में लीबिया ने उन सबके खाने में पैरालाइज पोइजन मिला दिया था ताकि कोई भी उसके रिचुअल में टांग न अड़ा सके। लीबिया अब गार्ड्स को लुलू को पकड़ने के लिए भेजती है, लेकिन तब उन्हें पता लगता है कि किसी वजह से सिया के ऊपर उस पोइजन का असर हुआ ही नहीं, क्योंकि इस बंदे ने भाई लिटरली पहले ही 4 कदम आगे की सोच रखी थी। सिया को उसी टाइम शक हो गया था कि इनके खाने में जरूर कुछ मिला होगा, इसलिए उसने सबसे छुप कर खाने के बाद वहीं उल्टी कर दिया था। लीबिया कहते हैं कि अगर अब तुम लोग यही चाहते हो तो मेरे पास इसको यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा, और अगले ही पल एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और तभी रिस्टा की नजर उसके स्टैट्स पर गई, जो कि सच में काफी ज्यादा थे। लेकिन अपना सिया तो भाई बिल्कुल शांत खड़ा था कि जैसे उसे सब पहले से ही पता हो, और अपने बैग में से एक ब्लैक स्वॉर्ड निकालता है, जो देख लीबिया भी हैरान होती है कि इसके पास ये चीज कहां से आई, क्योंकि सिया के पास ड्रैगन सिलर की स्वॉर्ड थी, जिससे किसी भी ड्रैगन को मारा जा सकता है। असल में उसने मैश और रिस्टा के बालों का यूज करके स्वॉर्ड बनाया था, और बिना टाइम वेस्ट किए लीबिया पर लगातार अटैक्स करके उसे अच्छा खासा डैमेज पहुंचा रहा होता है। जो देख अब वो मौके का फायदा उठाते हुए लुलू के गले में अपने पहनाए हुए पेंडेंट का टाइमर एक्टिवेट कर देती है, जिसके खत्म होते ही वो अपने आप मारी जाएगी। ये टाइमर बस 3 मिनट का ही था, तो सिया के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए वो लीबिया से कहता है कि तुम्हारा आखिरी मौका है, अगर तुम डीमन लॉर्ड के साथ नहीं मिली हुई तो इसे वापस ठीक कर दो और हम चले जाएंगे। पर लीबिया साफ मना कर देती है। इसका मतलब कि सिया के पास अब कोई रीजन नहीं बचा उसे जान से न मारने के लिए, और अगले ही पल अपना सबसे पावरफुल फ्लेम अटैक करता है, जिससे लीबिया का डिफेंस आधा हो चुका था। उसे इस बात पर यकीन था कि सिया टाइमर खत्म होने से पहले उसे नहीं हरा सकता, और अब खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपनी बॉडी को ही एक शील्ड में बदल देती है। जो देख सिया स्पीड बढ़ाने वाले कुछ सीड्स को खा लेता है, जो उसने सुबह ही खरीदे थे। उसकी स्वॉर्ड्स डबल हो जाती है और लगातार ही लीबिया के ऊपर हमले करने शुरू हो जाता है। सिया पूरे फोकस के साथ अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद लीबिया के डिफेंस पर कुछ खास असर नहीं हो रहा था। रिस्टा और मैश इस बात से घबरा रहे होते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, पर सिया बिना रुके अपने स्लैशेस मारता ही रहता है। धीरे धीरे टाइम काफी ज्यादा बीत चुका था और अब सिया के पास सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। तो लीबिया कहते हैं कि तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारा हारना तो तय है। सिया फिर भी अपने हमले नहीं रोकता, क्योंकि भले ही लीबिया के डिफेंस पे कोई असर न पड़ रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे सिया की फोर्स की वजह से खाई की तरफ जाने लग गई थी। और अब इससे पहले कि वो इस बात को समझ पाती, वो खाई के बिल्कुल किनारे पे खड़ी होती है। और अब मौका देखते ही सिया जल्दी से अपने फाइनल अटैक विंड स्लैश का यूज करता है, जिससे लीबिया खुद को बचाते हुए डिफेंस मोड से बाहर आकर हवा में उड़ने लग जाती है। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया के हमलों की वजह से उसके विंग्स ऑलरेडी बर्बाद हो चुके थे, और सिया के बिना कुछ किए ही खाई में गिर जाती है। उसके मरते के साथ ही लुलू का पेंडेंट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, और साथ ही रिस्टा और मैश के ऊपर पोइजन का असर भी खत्म हो चुका था। तो रिस्टा के उससे पूछते कि आखिर तुमने ये कब किया, उसके विंग्स कब जला दिए तुमने, भूल गई क्या। मैं हर बार 2 कदम आगे की सोचता हूँ। वो लोग अब वापस जाने की बात कर ही रहे होते हैं कि तभी खाई में से एक तेज रोशनी चमकने लगती है और हीरो की वो लीजेंडरी स्वॉर्ड तैयार होकर बाहर आती है। सिया सबको बताता है कि असल में इस स्वॉर्ड को बनने के लिए किसी फीमेल ड्रैगन की ही जरूरत थी, इसलिए लीबिया के मरने के बाद भी ये स्वॉर्ड तैयार हो गई। और सिया अब विलेज के लोगों को समझाते हुए प्रॉमिस करता है कि वो डीमन लॉर्ड को जरूर हराएगा। प्रिंसेस लीबिया का सैक्रिफाइस बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद चारों टेलीपोर्ट होकर वापस ड्रैगन केव में आ जाते हैं। रिस्टा, मैश और लुलू से कहते हैं कि तुम लोग बाहर जाकर थोड़ा इंतजार करो, हम लोग आते हैं। जिसके बाद अब सबसे पहले तो वो उसे डांटते हैं कि तुमने मेरे बाल क्यों निकाले, मुझे गंजा करने का इरादा है क्या तुम्हारा। और फिर कहते हैं कि चलो छोड़ो, मुझे तुमसे बस ये जानना है कि वो स्वॉर्ड जो खाई से बाहर निकल कर आई वो लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं थी ना। मैं उसी वक्त समझ गई थी जब उस स्वॉर्ड में से मुझे किसी भी तरह की डिवाइन एनर्जी फील नहीं हुई। तो सिया बताता है कि हाँ, ये मेरी ही स्वॉर्ड है जो तुम्हारे बालों से बनी है। असल में उसने बस वहाँ के लोगों को दिलासा देने के लिए इसे एक डिवाइन स्वॉर्ड के तौर पर दिखाया। सिया कहता
कहता है कि देखो मुझे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बात डीमन लॉर्ड को हराने की है तो मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। और तभी दूसरी तरफ पहली बार डीमन लॉर्ड की एक झलक दिखाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि आखिर वो वेपन हमारे हाथ लग ही गया, जिससे गॉड्स को भी मौत के घाट उतारा जा सकता है। वहीं इधर सिया और रिस्टा जब बाहर आते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स ने उन्हें घेर रखा होता है। पूछने पर वो बताते हैं कि हम यहाँ आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए, हमें मदद चाहिए। हमारे काफी सारे सोल्जर्स फोर्ट एग्ला पर फंस चुके हैं, कुछ मॉन्स्टर्स ने उस जगह पर आतंक फैला रखा है और वो लोग अभी वहीं फंसे हैं। तो रिस्टा कहते हैं कि यार पहले कम से कम थोड़ा आराम तो करने देते हैं हमें, लेकिन सिया जाने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो कैप्टन कहता है कि सावधान रहना, उन मॉन्स्टर्स का नाम बियलबब है जिनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज है। उनकी बातें सुनने के बाद सिया इस बार अकेले जाने के बजाय लुलू और मैश को भी साथ ले जाता है। और अब काफी घने जंगल में आने के बाद जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो सामने हजारों बियलबब्स मॉन्स्टर का पूरा एक झुंड मौजूद था। और तभी सिया की नजर उनके लीडर पे पड़ती है जिसके स्टैट्स वैसे तो उतने हाई नहीं थे, लेकिन स्पीड में बहुत ही ज्यादा तेज था। और वहीं पास ही में वो सारे सोल्जर्स जो यहाँ फंसे हुए थे अब भी उन बियलबब से किसी तरह लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनमें से कुछ सोल्जर्स को बियलबब्स ने उठा लिया था और काफी ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिससे वो सब के सब एक बार में ही नीचे गिर के मर जाते हैं। अभी भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद सिया इन्हें बचाने आएगा, लेकिन बस वो चुपचाप खड़ा इनकी फाइट ऑब्जर्व कर रहा होता है और कहता है कि मच्छर की स्पीड इतनी तेज होती है कि उसे कोई पकड़ नहीं पाता, और यहाँ तो इनका साइज ऑलरेडी 1000 गुना हो चुका है। सिया सोल्जर्स की कमांडर रोजेलिया के पास आता है जो उसे पहली नजर में ही पहचान लेती है। तुम तो वही हीरो हो ना, अब तुम आ गए तो शायद अब हम जीत सकते हैं। कार्लोस बताता है कि हमारे सोल्जर्स बहुत डरे हुए हैं और काफी थक चुके हैं, हमें पहले रुक के थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तो अब रोजेलिया सिया और बाकियों को लेकर फोर्ट आगला की तरफ आ रही होती है ताकि सबको अच्छे से तैयार कर सके। रोजेलिया उन्हें बताती है कि अब तक उन बियलबब्स ने जो किया वो हीरो को यानी कि सिया को सामने लाने के लिए किया, वो बस हमारे ही कुछ सोल्जर्स को जानबूझ के मार रहे हैं ताकि हीरो सामने आए, क्योंकि उन लोगों ने अगर एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश भी की तो वहाँ के जनरल से कभी जीत नहीं सकते। वो चाहे तो अकेले उन बियलबब्स को हरा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये थी कि जनरल एम्पायर को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। इसके बाद अब वो चारों कैसल में पहुंच जाते हैं जहां कार्लोस सबको एक मीटिंग में इनवाइट करता है, लेकिन सिया को शक था कि जरूर उन पे कोई नजर रखे है, तो पहले उन्हें अच्छे से छानबीन कर लेनी चाहिए। तो अब सिया के कहने पर पूरे कैसल में मौजूद हर एक शख्स को और हर एक जगह को अच्छे से चेक कर लिया जाता है, पर कहीं भी कुछ भी नहीं मिलता। रोजेलिया कहते हैं कि सब छोड़ो, हमारे पास इन फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, अगर उन्हें हराना है तो सिया के साथ जाके हमें सीधा उन पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन सिया खुद मना कर देता है कि नहीं, ऐसे जानलेवा मॉन्स्टर्स के सामने जाने से पहले मुझे कम से कम 3 दिन की ट्रेनिंग की जरूरत होगी। रोजेलिया गुस्सा करती है कि इतने दिनों तक बैठ के क्या हम झक मारते रहेंगे। तो रिस्टा समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, गॉड्स के वर्ल्ड के 3 दिन यहाँ के 1 घंटे के बराबर होते हैं। लेकिन रोजेलिया का मानना था कि फालतू में टाइम वेस्ट क्यों ही करना जब ऑलरेडी हमारे सोल्जर्स के साथ सिया रहेगा। सिया कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो मॉन्स्टर्स किस लेवल के हैं, अगर हमने जल्दबाजी की तो तुम्हारा भी ठीक वही हाल होगा जो उन सोल्जर्स का हुआ। जो सुन रोजेलिया गुस्सा करती है कि आखिर कोई हीरो इतना डरपोक कैसे हो सकता है, अगर तुम चाहते तो उन सबको बचा सकते थे, लेकिन तुमने अपनी जान बचाने के लिए उन मासूम लोगों को मरने छोड़ दिया। जिस पर सिया कहता है कि रहने दो, अपनी गलतियों का इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ, अगर तुम सब बेवकूफों की तरह लड़ने के बजाय एक अच्छा प्लान और स्ट्रेटेजी बनाकर जाते तो ये कभी नहीं होता। रोजेलिया से उसकी बातें और सहन नहीं होती और गुस्से में सिया को ही मारने आगे बढ़ती है, पर इससे पहले कि वो उसे छू भी पाती सिया उसे एक थप्पड़ में वहीं सुला देता है। गुस्से में पागल होकर रोजेलिया बार बार लगातार उसे मारने की कोशिश करती है, पर अपने सिया ने तो भाई लिटरली उसके थप्पड़ बजा के मुंह ही सुझा दिया होता है। बेचारी रोते हुए उसे कहते हैं कि तुम जैसा बंदा कोई हीरो हो ही नहीं सकता, तुम जरूर कोई स्कैमर हो। अब इससे पहले कि माहौल और बिगड़ता, रिस्टा जल्दी से तीनों को लेकर वापस डिवाइनडेल में आ जाती है और सिया को डांटती है कि यार तुमने तो एक औरत पे हाथ उठाया, कम से कम थोड़ा तो लिहाज कर लेते। लेकिन अपना सिया तो भाई एब्सोल्यूट सिग्मा था, अगर उस पर किसी ने हाथ उठाया तो वो कभी ये नहीं देखता कि सामने वाला लड़का है लड़की। सिया कहता है कि अगर मुझे उन्हें हराना है तो मुझे किसी गन की जरूरत पड़ेगी, पर दिक्कत ये थी कि डिवाइनडेल में गन जैसा कोई वेपन नहीं होता। सिया कहता है कि ठीक है, हम इसकी जगह कुछ एरोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्योंकि उसे तीर कमान चलाना आता नहीं था तो रिस्टा गॉडेस ऑफ फारकरी माइटिस के पास लेकर आती है और उसे थोड़ा मक्खन लगाते हुए सिया को ट्रेनिंग देने का मनाने लगती है। लेकिन सिया कहता है कि नहीं, ट्रेनिंग लेने से पहले मैं तुम्हारा सबसे पावरफुल मूव देखना चाहूंगा। एक तो भाई उसे सिखाने के लिए रिस्टा बेचारी इतना मक्खन लगा रही है और ये ऊपर से और शर्तें ऐड कर रहा है। तो माइटिस अब अपने मैजिक से तीर कमान बनाते हुए अपना सबसे खतरनाक मूव दिखाती है, जिससे वो एक बार में ही 7 तीरों को चला सकती थी, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर सिया को सीखना है तो पहले तीर कमान को मैजिक के जरिए बनाना सीखना होगा। तो अब सिया लुलू को फायर मैजिक से तीर बनाने का तरीका सिखाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पहले भी उसे ये करते देखा था। तो लुलू अब इस मैजिक को अच्छे से करके दिखाती है और कहती है कि ये इतना आसान नहीं है, इसे सीखने में तुम्हें सालों लग जाएंगे। लेकिन अपना सिया भी लाइक अब जाना कौन इतना टाइम वेस्ट करे, और सच में भाई उसने तो बस एक बार में ही ये सीख लिया और तो 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट भी हिट कर देता है। तो अब उसे वहीं ट्रेनिंग के लिए छोड़कर वो लोग वापस आ जाते हैं। लुलू बेचारी परेशान होकर अपना सर पकड़े बैठी थी कि जिस मैजिक को सीखने में उसने 3 साल लगा दिए उसे सिया बस कुछ सेकंड्स में ही सीख गया। वहीं से आरसेस उनके बगल से गुजर रहा होता है और रिस्टा को देख उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों हो, मतलब सिया भी यहीं आसपास होगा, उसे प्लीज यहाँ से ले जाओ। पिछली बार जो हुआ उसके बाद से तो एडेनला उसे जान से मारने के लिए उसकी खून की प्यासी हो चुकी है, वो हर जगह पागलों की तरह बस उसे ही ढूंढ रही है। जो रिस्टा डरते हुए अब सारी बातें जाकर आर्या को बताती है तो वो कहती है कि यार इतनी टेंशन मत
मत लो, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी, तुम्हें जाके एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। वहीं बातों बातों में मैश आर्या को बताता है कि उसने एक नई फॉर्म को अनलॉक किया है, तो ट्रेनिंग के लिए अब उसे भी कोई चाहिए। आर्या कहते कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ खतरनाक मूव सिखा सकती हूँ। साथ ही वो लुलू को भी कहते कि तुम्हारे अंदर भी कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो मैं बाहर निकलवा सकती हूँ, तुम दोनों के लिए ही मेरी ट्रेनिंग काफी होगी। तो अब मैश और लुलू को आर्या के हवाले छोड़कर रिस्टा एडेनिला के पास पहुंचती है, जहां उसने खून से पूरी दीवार पर सिया को मारने के बारे में ही लिखा होता है। रिस्टा सब देख रही थी कि अचानक पीछे से एडेनिला आ गई और पूछती है कि क्या तुम अकेले ही आई हो या वो हीरो भी यहाँ है। रिस्टा की तो बिल्कुल ही फट चुकी थी उसका रूप देख के और घबराते हुए कहते कि नहीं नहीं, मैं अकेले ही आई हूँ। तो एडेनिला कहती है कि अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे जरूर बताना, उसके साथ कुछ हिस्सा बराबर करने हैं मुझे। जो देख डर के मारे अब रिस्टा जल्दी से सिया के पास जाती है उसे डिवाइन रियम से वापस ले जाने के लिए, पर इससे पहले कि वो सिया को कुछ समझा पाती, एडेनिला ठीक उनके पीछे ही खड़ी होती है। उसे पूरा यकीन था कि रिस्टा अकेले तो यहाँ नहीं आई होगी और अब फाइनली वो सिया को मारकर अपना बदला ले पाएगी और इसी बदले की आग में वो अपनी फुल डिवाइन पावर को अनलीश कर लेती है सिया को जान से मारने के लिए। रिस्टा की तो फट के चार हो जाती है देख के, लेकिन सिया बिल्कुल शांत होता है और बड़े आराम से एडेनिला के पास आकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि तुमने क्या किया, फिर से अपने बाल खराब कर लिए, मैंने तुम्हें तरीका सिखाया तो था बालों को ठीक रखने का। और सिया का अपने प्रति इतना अच्छा बर्ताव देखकर बेचारी का दिल ही पिघल गया और कहते कि चलो छोड़ो, इस बार मैं तुम्हें माफ करती हूँ। बेचारी रिस्टा भी हैरान होते है कि भाई इसे क्या हुआ अब, और अब कुछ देर बाद वो आर्या के पास आकर सारी बातें बताती है। तो आर्या कहते कि मैंने कहा तो था ना, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रही थी। रिस्टा जब मैश और डुलू के बारे में पूछती है तो आर्या उसे सीधा दिखाने लग जाती है कि उन दोनों ने अब तक क्या क्या सीखा। जो देख रिस्टा भी हैरान होती है क्योंकि मैश ने अपनी बॉडी पर इतना काबू पा लिया था कि खुद को पूरा ड्रैगन के रूप में लाने के बजाय वो जब चाहे अपने हाथों को ड्रैगन के पंजों में बदल सकता है। और तो और लुलू ने भी एक नई स्किल सीख ली थी जिससे वो जब चाहे सामने वाले की स्पीड को बहुत तेज या फिर बहुत स्लो कर सकती है। अब इसके बाद चाय पीते हुए आर्या जब रिस्टा से सिया के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि अच्छा सिया वो तो ट्रेनिंग कर रहा है एरोस को चलाने की। आर्या कहती है कि तुमने उसे मिटिस के पास तो नहीं भेज दिया? हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? आर्या कहते हैं कि अरे भाई तुम जानते भी हो मिटिस को हम सबसे दूर जंगलों में क्यों रखा गया। उसने आज तक जितने भी हीरोज को ट्रेनिंग दी हमेशा उसके साथ रिलेशनशिप में आए, जो कि रूल्स के खिलाफ है। अगर सिया उसके साथ रिलेशनशिप में आया तो वो जिस दुनिया से आया है उसे वापस वहीं भेज दिया जाएगा। जो सुन रिस्टा की इतनी फट गई होती है कि तूफान की तेजी से भागते हुए सिया के पास पहुंचती है, लेकिन वो तो यहाँ बिल्कुल शांत खड़ा पेड़ की तरफ देख रहा होता है जहाँ मार्टिस ने बिना कपड़ों के खुद को बांध कर उल्टा लटका रखा होता है। और सिया से कहती है कि यह है तुम्हारा फाइनल टेस्ट, अगर तुमने इसे पास कर लिया तो जो तुम चाहोगे मैं वो करूंगी। यहाँ सिया को उन पेड़ की जड़ों पर निशाना लगाना था जिससे मार्टिस लटकी हुई थी, लेकिन वो तो उल्टा उसकी बेइज्जती करते हुए सीधा उसके सर के अंदर ही एरो घुसा देता है। रिस्टा डर जाती है कि भाई इसने ये क्या कर दिया। मार्टिस गुस्से में कहती है कि आज तक किसी ने मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं की, तुम पहले हो और शायद आखिरी भी। और तभी वो सिया की तरफ उसे मारने बढ़ने लगती है कि वहीं वो उसके आंखों और मुंह पर एरोज मार देता है। मार्टिस कहती है कि तुम भूल तो नहीं गए, हम गॉड्स मर नहीं सकते। और मैश की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हाँ ये भी बुरा नहीं है, लेकिन अब इससे पहले कि वो मैश के साथ कुछ करती, सिया अपनी 5 एरो वाली स्किल को यूज करता है, वो भी पूरी एक्यूरेसी के साथ, जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन के लिए करना इम्पॉसिबल था। मार्टिस कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ मजे करना चाहती थी, पर लगता है कि अब तुमने वो मौका गवा दिया। और अब क्योंकि मार्टिस को हराने के बाद सिया ने अपनी स्किल को पूरी तरह मास्टर कर लिया था, तो अब वो वापस उस वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी होता है। और जैसे ही अब वो लोग पोर्टल ओपन करके पहुंचते हैं तो शायद उन्हें काफी देर हो चुकी थी। कार्लोस बताता है कि रोजेलिया अकेले ही कुछ सोल्जर्स के साथ उन बियलबब्स के इलाके में जा चुकी है, जिसका अंदाजा सिया को पहले से था कि जरूर ऐसा ही करेगी। तो जब अब वो लोग उस पेड़ को ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं जहाँ वो बियलबब्स थे, तो रोजेलिया वहीं ऊपर जाने में लगी थी। सिया अब मैश और बाकियों को लेकर छुपकर उन्हें देख रहा होता है और जैसे ही उन बियलबब्स का लीडर सामने आया, सिया उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कुछ सोल्जर्स अचानक ही वहां पहुंच जाते हैं जो रोजेलिया के साथ नहीं गए थे और सिया के आने के इंतजार में थे। वो लोग एक्साइटमेंट में सिया की तारीफ करते हुए और तेज तेज बोलने लगते हैं, जो देख रिस्टा सोचते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, इनकी आवाज सुन के कहीं वो सब यहाँ ना आ जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पेड़ पर रोजेलिया अपने पागलपन में आकर चिल्लाते हुए सीधा उन बियलबब्स के लीडर को ही चैलेंज कर देती है। जो देखा वो सीधा उसे बड़े आराम से उठा के ले जाता है। सिया समझ गया था कि अब उनका ये प्लान काम नहीं करेगा, इसलिए रिस्टा को अब खुद उनके लीडर के पास जाने के लिए बोलता है रोजेलिया को छुड़वाने के लिए। तो बेचारी भी अब क्या ही करती। सिया के कहे अनुसार वो उसके पास जाके रोजेलिया को छोड़ने के लिए बोलती है। जो देखो वो लीडर भी समझ गया था कि जरूर ये एक गॉडेस है और अगर एक गॉडेस यहाँ है तो हीरो भी आसपास ही होगा। तो वो अब सिया को सामने लाने के लिए रोजेलिया को गिराने वाला होता है कि तभी वो पूछती है कि क्या उसने अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली। जो सुनते ही वो लीडर समझ जाता है कि जरूर सिया उस पर छुप के वार करेगा, तो अब अपनी पूरी स्पीड में और ज्यादा ऊपर जाने लगता है ताकि उसके हमलों से बच सके। उसका प्लान था रोजेलिया को इस ऊंचाई से नीचे फेंकना ताकि सिया के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, एक एरो बिल्कुल उसके बगल से गुजरता है, जिसे बचने के चक्कर में रोजेलिया उसके हाथों से छूट गई और स्टप कर लेती है। और यहाँ पर हमें ये बात पता लगती है कि इन बियलबब्स का लीडर असल में डीमन किंग आर्मी के 4 हेवनली किंग्स में से एक है। उसे अपनी स्पीड पर इतना यकीन था कि सिया से कहता है कि तुम चाहे जितने भी एरो से हमला कर लो, मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा। सिया अब मार्टिस का सबसे खतरनाक मूव यूज करते हुए एक साथ 7 एरो से अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसने किसी तरह डॉज कर लिया था। जो देख रिस्टा भी डर गई होती है कि अगर ये इससे नहीं मरा तो और कैसे मरेगा। साथ ही साथ सिया उस पे हमला करके खुद को सामने भी ला चुका था। जो देखो बियलबब जैसे ही उसके पास जाने लगा, अचानक ही उसके पेट में एक बड़ा सा होल हो चुका था और तभी एक चमकती हुई बर्ड सामने आती है। असल में हुआ ये कि सिया ने जिन एरोस को उसकी तरफ फेंका था वो उसके
के बनाए मैजिकल बर्ड्स में बदल गए थे और इससे पहले कि वो लीडर कुछ समझ पाता, एक फायर ब्लास्ट के साथ उसका खेल वहीं खत्म हो गया होता है। जिसके बाद सबके नीचे उतरने पर रोजेले कहते हैं कि यार तुम तो पीठ पीछे लड़े, एक हीरो तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सिया उल्टा उसकी ही बेइज्जती करने लग जाता है कि पहले तुम खुद को तो देख लो, बस भौंकती ही रह गई, कुछ कर तो पाई नहीं। जो उन बेचारे को गुस्सा तो आता है पर कुछ कहती नहीं। उनका लीडर तो खत्म हो चुका था, तो अब बारी है उन बचे हुए मॉन्स्टर्स को मारने की। मैश और लुलू सोचते हैं कि चलो फाइनली हमें भी इनसे लड़ने का मौका मिलेगा। तो सिया कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे बस लुलू की स्पीड बढ़ाने वाली एबिलिटी चाहिए थी ताकि मैश मरे हुए सारी बेलोन्स को उठाकर एक जगह पे इकट्ठा कर सके और फिर वो हेल फायर का यूज करते हुए सबको जलाकर राख कर देता है। जाने से पहले रोजेलिया सिया को बताती है कि आइजल नाम के एक विलेज में एक लेजेंडरी आर्मर मौजूद है जो सदियों से बस वहीं रखा है ताकि एक दिन कोई उसे डीमन लॉर्ड को हरा सके। तो अगर तुम्हें जरूरत है तो जाके ले सकते हो। तो सिया सोचने लगता है कि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आर्मर कर्स्ड हो और तुम मुझे मरवाने के लिए वो देना चाहती हो। रोजेलिया का बड़ा दिमाग खराब हो रहा था और कहते कि जाना है तो जा, वरना ये बैठ के अपनी अब थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वो लोग जाने के लिए तैयार होते हैं और जैसे ही वो लोग आइजल विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ हर जगह तबाही का एक खौफनाक मंजर दिखता है। पूरा का पूरा गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था। वहीं उनकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ती है जिसके बगल में एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था। सिया उसे बचाने की सोचता है तो आदमी कहता है कि नहीं, ये मेरे साथी है और अचानक ही वो मॉन्स्टर अपने मुंह से उसे लेजेंडरी आर्मर को उगल देता है। असल में ये आदमी भी डीमन लॉर्ड के 4 हेवनली किंग्स में से एक है जिसका नाम है किकी पाल। उसे ये बात अच्छे से पता थी कि सिया आर्मर को लेने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, इसलिए पहले ही वो उसके लेजेंडरी आर्मर को पूरी तरह बर्बाद कर चुका है। मतलब डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए ना सिया के पास अब वो स्वॉर्ड है और न ही आर्मर। किकी पाल अब उस मॉन्स्टर को वापस भेजकर 2 सिरों को निकाल लेता है जो कि असल में उसकी वाइफ और बेटे के थे। उसने अपने परिवार को ही मार डाला एक ऐसे रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जिससे उसकी रियल फॉर्म सामने आ सके और अब उसी रिचुअल को परफॉर्म करते हुए खुद पे ही एक वार कर लेता है जिससे अब उसकी रियल फॉर्म डेथ मार्क नाम की एक व्हाइट स्पिरिट सामने आती है। उसके स्टैट्स बाहर से देखने में वैसे तो कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन सिया को यकीन था कि जरूर इसके पीछे भी कोई राज होगा और अब जाके सीधा उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट डालता है। सिया रिस्टा से पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन इतने में तभी वो स्पिरिट खुद को दोनों अलग अलग हिस्सों में रिजनरेट करके दोबारा से अपनी कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है। सिया अच्छे से जानता था कि अभी वो इसे नहीं लड़ सकता, तो अब हेल फायर का यूज करते हुए रिस्टा से जल्दी से पोर्टल ओपन करने के लिए कहता है और उन बेचारों को 2-4 लात मार के धकेल के अंदर भेजता है। अब वैसे तो इस लड़ाई से सिया को बस एक छोटी सी खरोच आई थी, लेकिन फिर भी रिस्टा से ऐसे हील करवाता है जैसे पता नहीं कितना ही खून निकल गया हो। उन्हें लग रहा था कि चलो कम से कम वो यहाँ तो सेफ है, लेकिन अचानक अगले ही पल डेथ मार्क डिवाइन बैरियर को तोड़ते हुए रियल में एंटर कर जाता है, जो देख रिस्टा की भी बुरी तरह फट चुकी थी और पूछती है कि अब हम इसे हरा भी पाएंगे या नहीं। तो सिया साफ मना कर देता है कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। और अब डेथ मार्क के डिवाइन रियल में आते ही कुछ गॉड्स उसे लड़ने के लिए सामने आते हैं, जो देख रिस्टा को लग रहा था कि शायद वो लोग उसे जीत तो जाएंगे, लेकिन सिया पहले से जानता था कि अब क्या होने वाला है और पहले ही 9-11 हो चुका होता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने अकेले ही उन तीनों गॉड्स की बैंड बजा दी थी। जो देख रिस्टा और मैश भी अब सिया के पीछे पीछे भागते हैं। धीरे धीरे अब जैसे ही बाकी गॉड्स को पता लग रहा होता है कि डिवाइन रियल में कोई एंटर कर चुका है तो बारी बारी सब उसे लड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाते। अब भागते भागते रास्ते में सिया को एडेनिला दिखती है जो उससे बात करना चाह रही थी। तो सिया कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुमने हमारे पीछे आ रहे उस डीमन को हरा दिया तो तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर सकती हो जो तुम हमेशा से करना चाहती थी। जो सुनते ही एडेनिला खुशी से पागल होकर एक ही बार में उसके टुकड़े कर देती है, लेकिन इन सब का वैसे भी कोई फायदा नहीं क्योंकि वो खुद को रिजनरेट कर सकता है और एक साथ अपने सारे पार्ट्स को रिजनरेट करके एडेनिला की बैंड बजा देता है। इधर भागते भागते सिया बताता है कि मुझे इस बात का अंदाजा था ही कि फ्यूचर में जरूर हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसका भी बैकअप रेडी कर रखा था। और सिया के बैकअप का मतलब वेलकरी से है, जो कि फिलहाल शांति से बैठ के अपनी पेंटिंग कर रही होती है। सिया को अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और डेथ मार्क से अब जानबूझकर ऐसा अटैक करवाता है जिससे वेलकरी की पूरी पेंटिंग ही बर्बाद हो जाती है। बेचारी ने 1 महीने लगाकर पेंटिंग बनाई थी और अब उसे ऐसा बर्बाद होता देख गुस्से में पागल होकर वेलकरी उसके सर को पकड़ के अपने हाथों से ही फाड़ देती है, पर इससे भी वो मरने वाला तो था नहीं। तो वेलकरी अपने मैजिकल चेन से उसकी पूरी बॉडी को जकड़ लेती है, लेकिन वो तो ऑब्वियसली इससे भी बच गया। जो देख एक्साइटमेंट में वेलकरी जोर जोर से हंसने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर अपने डिवाइन पावर को अनलीश करती है, जिससे अब उसकी पावर्स अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुकी थी। और अब वेलकरी अपने सबसे खतरनाक अटैक गेट ऑफ वेलहेला का यूज करते हुए डेथ मार्क को उस गेट के अंदर ट्रैप कर लेती है। इस अटैक को यूज करने के बाद वेलकरी की पूरी बॉडी से बहुत तेजी से खून निकलना शुरू हो गया होता है, क्योंकि असल में बात यह है कि जो भी गेट ऑफ वेलहेला का यूज करता है तो बदले में उसे खुद को कुर्बान करना पड़ता है। अब नॉर्मल सी बात है कि वेलकरी एक गॉड है तो वो मरेगी नहीं, लेकिन अगर किसी इंसान ने इस टेक्निक का यूज किया तो तुरंत ही मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक से इससे अरिस्टा को एक लात मार के दूर फेंकता है और वेलकरी से अब खुद को ट्रेन करने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बारे में मना कर देती है। तो सिया उसे धमकाते हुए उसे गले के ऊपर ही तलवार रख देता है कि तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। वेलकरी अब चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसने ये भी देखा है कि सिया काफी तेजी से अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो इसलिए अब गेट ऑफ वेलहेला को छोड़कर वो उसे अपनी हर टेक्निक सिखाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद मैश और लुलू आर्या के पास जाने के लिए निकल गए होते हैं और तब सिया अरिस्टा को लेजेंडरी आर्मर का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता है जो उसने उस विलेज से निकलने से पहले उठा लिया था, और अब उसे अरिस्टा के बालों के साथ मर्ज करके एक स्वॉर्ड
स्वॉर्ड में तैयार कर देता है, एक ऐसी स्वॉर्ड जो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। रिस्टा ये देख खुश होकर सिया के गले लगने लगी तो वो उसे दूर करते हुए कहता है कि छी छी, कितने दिनों से नहीं नहाए तुमसे कितनी बदबू आ रही है। तो अब अपनी बेइज्जती करवाने के बाद रिस्टा नहाने को जा ही रही होती है कि रास्ते में सैड से टकरा जाता है, जो उसे बताता है कि ईस्टर तुम्हें कब से ढूंढ रही है, शायद इसलिए कि तुम लोग यहाँ पर एक डीमन को लेकर आ गए। लेकिन असल में बात कुछ और ही थी। ईस्टर बताती है कि डीमन लॉर्ड ने रोजेलिया के टाउन में हजारों की संख्या में डीमंस को भेज दिया है, इसलिए रिस्टा और सिया को जल्दी वहां पहुंचना होगा। लेकिन जाने से पहले ईस्टर उसे नहाने को कहती है क्योंकि उसमें से कुछ ज्यादा बदबू आ रही थी। तो अब सिया और ईस्टर दोनों से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद वो पूरी रात बैठकर इतना नहाई कि उसका पूरा शरीर लाल पड़ चुका था। जिसके बाद अगली सुबह रिस्टा आर्या के पास मैश और डुलू को लेने आई होती है, जो कि अपनी पावर्स को मास्टर कर चुके थे। मैश ने खुद को पूरी तरह से एक ड्रैगन के अंदर बदलना सीख लिया था और साथ ही लुलू भी कुछ नए नए तरह के मैजिक टेक्निक सीख गई। तो अब उन दोनों को लेने के बाद रिस्टा सिया के पास पहुंचती है, जहां वेलकरी के साथ उसकी तो कुछ अलग ही ट्रेनिंग चल रही थी। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? रिस्टा कहते कि नहीं, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते, मैंने अब तक तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम्हारी डॉल ही बनाई और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। वेलकरी कहते क्या बकवासी डॉल है, कचरे से उठा कर ले आए क्या इसे? तो रिस्टा रोते हुए बताती है कि नहीं, असल में मेरे बालों से बनी हुई डॉल है, मैंने अपने ही बालों को तोड़कर इसे बनाया ताकि जब भी सिया को उसकी जरूरत हो वो उसे यूज कर सके। लेकिन वेलकरी को उसकी हरकत बड़ी बकवासी लगती है और उसे बेवकूफ कहते हुए चली जाती है। और तो यार अपने सिया ने भी उसे धोखा दे दिया था तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। पर फिलहाल इन सब बातों को छोड़कर रिस्टा उस वर्ल्ड की कंडीशन के बारे में बताती है, जो सुनते ही सिया जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा होता कि भाई ये कैसे हो गया, इस बार ये एक ही बार में मान गया। कुछ देर बाद अब जब वो सब लोग उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स टाउन को गार्ड करते हुए खड़े थे और सामने डीमंस की पूरी आर्मी हमला करने को तैयार थी। कमांडर सिया को सिचुएशन समझा रहा होता है कि तभी उनमें से एक काइजर नाम का डीमन आगे बढ़ते हुए सबसे ताकतवर इंसान को अपने सामने बुलाता है। सिया और रिस्टा जब उसके स्टैट्स देखते हैं तो वो अब तक के सभी हेवनली किंग्स में से सबसे हाईएस्ट थे। तो अब इससे पहले कि सिया उसे लड़ने आगे बढ़ता, सोल्जर्स के बीच में से ही एक बूढ़ा आदमी चल के सामने आता है, जो कि इस एम्पायर का वही लीजेंडरी जनरल वॉक्स है जिसके बारे में रोजेलिया ने बताया था। काइजर को हंसी आती है कि बुड्ढे तू मेरे से लड़ेगा, अपनी उम्र तो देख ले पहले। लेकिन इससे पहले कि अब वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ा था, जनरल कुछ स्लैशेस के अंदर ही उसे टुकड़ों में काट डालता है। सिर्फ पलक झपकते ही उसने इतना हाई लेवल डीमन को वहीं मार गिराया। लेकिन वो इतने में भी नहीं रुकता और अपनी स्वॉर्ड का साइज 10 गुना बढ़ाकर एक ही बार में सारे के सारे डीमंस को धूल में बदल देता है। रिस्टा बाकी सब ये देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं और इसकी तारीफ करते हुए जाके पूछती है कि अगर आपके पास इतनी ताकत है तो आप डीमन लॉर्ड को हराने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? अब वॉक्स इसका जवाब दे पाता कि तभी एक तेज रोशनी के चमकते के साथ ही वो एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल जाता है, यहाँ तक कि उसने अपना पैंट भी गीला कर दिया था। तो प्रीस्ट अब उसका डायपर बदल रहा होता है। इतने में रोजेलिया भी वहाँ पहुंच गई थी और बताती है कि असल में उसके फादर को डीमन लॉर्ड ने कर्स दिया है, इसकी वजह से ही वो इतनी बेशुमार ताकत होने के बाद भी इस टाउन से बाहर नहीं जा सकते। और बाकी बातें रोजेलिया उन्हें बाद में बताने वाली है और अपने फादर को लेकर चली जाती है। तो अब रोजेलिया के कैसल जाने से पहले तब तक ये लोग थोड़ा टाउन घूमने निकलते हैं, जहाँ चलते फिरते सिया को पास ही में एक दुकान दिखती है जिसमें कुछ हीलिंग हर्ब्स मिल रहे थे। दुकानदार बताता है कि इस हर्ब से तुम किसी भी तरह की चोट को हील कर सकते हो, फिर चाहे वो कितना भी गहरा क्यों ना हो। जो सुनते ही सिया सारे के सारे हर्ब्स खरीदने की सोचता है। तो रिस्टा कहते हैं कि भूल गए क्या, मेरे पास इससे भी अच्छी हीलिंग पावर्स हैं। दुकानदार कहता है कि भाई देख इसके बातों में मत आ, ये हर्ब्स उसकी हीलिंग मैजिक से भी ज्यादा अच्छी हैं। तभी वहीं बगल में से ही एक घायल सोल्जर गुजर रहा होता है, जिसे देखते ही रिस्टा और दुकानदार दोनों के बीच में ही एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है कि कौन इसे सबसे अच्छा हील कर पाएगा। और काफी देर तक लड़ने के बाद भी आखिर में रिस्टा हार ही जाती है। अब ऐसे इधर उधर करते करते काफी टाइम बीत चुका था। तो अब वो लोग रोजेलिया से मिलने के लिए कैसल में पहुंचते हैं, जहां रोजेलिया उन्हें अपने फादर यानी किंग से मिलवाने के लिए ले जाने वाली थी, जो कि असल में जनरल वॉक्स ही है। पर उससे पहले सिया से पूछते कि तुम्हारा वो लेजेंडरी आर्मर कहाँ है? तो सिया कहता है कि अच्छा वो तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रोजेलिया सुन के भी कुछ ज्यादा हैरान नहीं होती और सबको अपने फादर के पास ले जाकर बताती है कि असल में एक समय पर इन्हें पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था, जिस वजह से वो यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अकेले डीमन लॉर्ड का सामना करने चले गए। लेकिन इसके बावजूद वो कभी जीत नहीं सके और अब डीमन लॉर्ड के कर्ज की वजह से वो चाह के भी टाउन से बाहर नहीं निकल सकते हैं। रोजेलिया अब सिया से खुद के लिए एक फेवर मांगते हुए कहती है कि मेरे फादर हमेशा कमजोरों की मदद करना चाहते हैं। अगर उन्हें पता चला कि सिया डीमन लॉर्ड से लड़ने जा रहा है तो वो भी साथ जाना चाहेंगे, जो रोजेलिया नहीं चाहती थी। इसलिए सिया से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी भी कीमत पर उन्हें अपने साथ नहीं आने देना। जिसके बाद अब वो लोग वॉक से मिलने पहुंचते हैं, जो कि अपने बूढ़े शरीर में वापस आ चुका था। और उसके कुछ कहने से पहले ही सिया साफ मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम जैसे बुढ़े को अपने साथ टीम में नहीं लेने वाला, तो उम्मीद छोड़ दो। वॉक्स को ये बात बुरी तो लगती है, पर उसे अंदाजा ही था कि ऐसा होगा। तभी एक सोल्जर आके बताता है कि दोबारा से डीमन लॉर्ड की आर्मी टाउन में आने लगी है। जो सुनते ही वॉक्स अब जाने की सोचता है, तो सिया कहता है कि नहीं, इस बार मैं उन्हें संभाल लूंगा। सिया रिस्टा को वहीं रुकने के लिए कहकर मैश और डुलू को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो अब उनके चले जाने के बाद वॉक्स रिस्टा को लेकर चर्च में आया होता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें इसके पीछे की वजह पता है? एक गॉडेस कभी भी मर क्यों नहीं सकती? रिस्टा कहते कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो वॉक्स बताता है कि जैसे सिया अभी हमारे साथ यहाँ है, लेकिन उसका असली सोल उसकी दुनिया में मौजूद है। तो अगर वो यहाँ मारा भी गया तो अपनी दुनिया में वापस जिंदा हो जाएगा, लेकिन अगर उसके रियल सोल को ही खत्म कर दिया जाए तो भी यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह सारे गॉड्स और गॉडेस की
बस बॉडी यहाँ पर है, लेकिन उनकी असली सोल डिवाइन रियल में एक ग्लास के अंदर कैद है। किसी तरह डीमन लॉर्ड ने इस चीज को बाईपास करके एक ऐसा वेपन बनाया है जिसके चेन रिएक्शन की वजह से अगर सिया या रिस्टा इस दुनिया में मारे गए तो उनकी सोल भी खत्म हो जाएगी, मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए मारे जाएंगे। और इस वक्त वॉक्स के पास वही वेपन है जिससे वो सिया और रिस्टा दोनों को ही खत्म करने वाला है। असल में बात यह है कि जब सालों पहले वॉक्स डीमन लॉर्ड से लड़ने गया था तो उसकी बेशुमार ताकत के सामने उसने घुटने टेक दिए थे और तब से ही वो डीमन लॉर्ड के साथ है। इसलिए वो रिस्टा और सिया को यहाँ खत्म करेगा इससे पहले कि वो डीमन लॉर्ड तक पहुंचे। और अब उस पर ढेर सारे अटैक्स करने शुरू हो जाता है, जो देखो बेचारी बचने की कोशिश तो करती है पर आखिर में पकड़ी ही जाती है। वॉक्स अपने फाइनल अटैक के साथ उसे खत्म करने ही वाला था, कितने में से आकर चेन को बीच में से काट देता है। साथ ही रोजेलिया और मैशी पहुंच गए होते हैं, जो किंग का असली चेहरा देख हैरान थे। इधर से अब रिस्टा को छुड़ाकर उसे लात मार के पीछे फेंक देता है। तो वॉक्स पूछता है कि आखिर तुम लोग बेवकूफ मेरे बारे में जान कैसे गए। सिया कहता है कि तो बड़ी आम सी बात है, तुम डीमन लॉर्ड से लड़ने के बाद भी जिंदा वापस आ गए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसका मतलब साफ है कि जरूर तुमने अपनी जिंदगी के बदले उसके साथ कुछ न कुछ सौदा किया था। असल में सिया को तो तभी से शक था जब से उसने वॉक्स को देखा था। अब इससे पहले कि वो लोग लड़ते हैं अचानक वॉक्स के मुंह से खून बाहर निकलने लगता है, जिसका मतलब कि उसका बूढ़ा शरीर उसके साथ छोड़ रहा था। तो अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिंदा रहने के लिए उसे एक डीमन ही क्यों न बनना पड़े। और तभी डीमन लॉर्ड की वो दी हुई पिल निकाल के खा लेता है, जिससे उसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म होकर 25 साल के एक जवान आदमी जैसा बन गया था। और अब वो अपनी ताकत को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकेगा। जो देख सिया भी अपने दोनों स्वॉर्ड्स को निकालकर लड़ने के लिए तैयार होता है और अब उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पहले तो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर एकदम से ही वॉक्स कुछ पावरफुल टेक्निक्स का यूज करते हुए सिया के स्वॉर्ड को ही उड़ा डालता है। सिया कहता है कि शायद अब मुझे सच में सीरियस होना पड़ेगा और अब अपने ऊपर के सारे बॉडी वेट्स को निकाल देता है, जो कि लिटरली 100 किलो से भी ज्यादा थे। वॉक्स कहता है कि अरे वाह, मैं सच में इंप्रेस हुआ, तुमने अब तक अपनी असली ताकत दिखाई नहीं। और लिटरली भाई उन सब वजन को हटाने के बाद सिया की स्पीड 10 गुना ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसे वॉक्स किसी तरह अभी मैच कर पा रहा होता है। ऐसी स्पीड देखकर तो रिस्टा की आंखें ही बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो भी देख नहीं पा रही कि कौन किसे मार रहा है। रोजेलिया हेल्प करने के लिए जाना तो चाहती थी, लेकिन इस वक्त ये साफ दिख रहा होता है कि सिया के अलावा कोई भी वॉक्स के सामने एक सेकंड भी टिक नहीं पाएगा। सिया अपनी दोनों ही स्वॉर्ड्स का यूज करते हुए फिनिक्स थ्रस्ट अटैक करने जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कर पाता वॉक्स उसके एक हाथ को काट ही डालता है और इसके बस कुछ सेकंड्स बाद ही खुद वॉक्स के हाथ भी कट के गिर गए होते हैं, क्योंकि असल में सिया की एक टेक्निक है जो उसने वेल्किरी सीखी थी, जिसमें सिया को जितना डैमेज पहुंचेगा उतना ही उसके अपोनेंट को भी। वॉक्स के हाथ के साथ साथ उसकी स्वॉर्ड भी चली गई थी, तो मौका देखते ही सिया एक हाथ के साथ दोबारा से ही फिनिक्स थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसे वॉक्स इस बार रोक नहीं पाता और उसका डिमोनिक फॉर्म भी जा चुका था। लड़ाई खत्म होते ही रिस्टा जल्दी से आके सिया के हाथों को हिल करने में लग जाती है, जो देखो वो कहता है कि नहीं, पहले जाकर उसे ठीक करो। तो रिस्टा अब वॉक्स को भी हिल कर देती है। सिया रोजेलिया से कहता है कि तुम्हें अपने डैड के साथ कुछ आखिरी दफा बातें कर लेनी चाहिए, लेकिन रोजेलिया मना कर देती है कि नहीं, मैं इस इंसान को नहीं जानती। तो सिया फिर से पिछली बार की तरह उसे जड़ के 4-5 थप्पड़े मारते हुए कहता है कि अभी मौका है, बात कर लो वरना बाद में पछताओगी। और रोजेलिया अपने फादर की इस हालत को देखकर खुद को रोक नहीं पाती। जो देख वॉक्स भी अपनी गलती समझ चुका था और उससे अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता है और अपनी बेटी को अलविदा कहने के साथ ही हमेशा के लिए चला जाता है। इसके बाद कुछ दिन बीतते हैं और हमें पता लगता है कि वॉक्स के मरने के बाद रोजेलिया को ही इस राज्य की क्वीन बना दिया गया है। और दूसरी तरफ यहाँ से उस लड़ाई के बाद ऐसा बीमार पड़ा कि 3 दिनों से होश में ही नहीं आया था। रिस्टा समझ जाते हैं कि अब यही मेरा मौका है, तो अब मैश और लुलू को बाहर घूमने जाने के लिए कहती है, जब तक कि वो सिया का ख्याल रखेगी। लेकिन एक बार फिर से बेचारी के सारे अरमानों में पानी फिर गया होता है, क्योंकि सिया उड़ चुका है। और रिस्टा से कहता है कि हाँ शायद तुम लोग सही हो, हमें अब थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। इसलिए वो सबको एक छुट्टी देते हुए कहता है कि आज तुम लोग जितना चाहे उतना घूम सकते हो, जाओ ऐश करो। और अब उन सभी को टाउन में छोड़कर सिया अपने दूसरे प्लान को अंजाम देने निकल चुका होता है। मैश और लुलू घूमते फिरते सोच रहे होते हैं कि आज हमें छुट्टी मिली है तो हम जाए तो जाए कहाँ। रिस्टा कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें मजे ही करने हैं तो मेरे साथ आओ, मैं कराती हूँ तुम्हें मजे। और अब उन दोनों को शॉपिंग कराने के लिए एक स्टोर में आती है, जहाँ रिस्टा अपने लिए कुछ कपड़े देख तो रही थी पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आता। शॉप वाली लेडी कहती है कि अगर तुम्हें कुछ अलग ही देखना है तो मैं तुम्हें ट्राई करवा सकती हूँ। और इसके बाद तो भाई वो ऐसे ऐसे अजीब कपड़े दिखाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। रिस्टा तो और उल्टा इमेजिन ही करने लगती है कि सिया के साथ इन कपड़ों को पहनकर वो कैसे मजे करेगी और खुशी से पागल होकर सब कुछ खरीद लेती है। अब बाहर आने के बाद रिस्टा कैसीनो में जाना चाहती थी, लेकिन वो सोचती कि चलो सिया को भी साथ ले लिया जाए। तो उसे बुलाने के लिए वो लोग वापस कैसल में आते हैं, जहाँ रिस्टा ऑलरेडी सारा प्लानिंग कर चुकी थी कि वो क्या क्या करेगी। शाम होने के बाद भी सिया वापस नहीं आया होता, तो वो लोग थोड़ा इंतजार करने की सोचते हैं और उन्हें इंतजार में बैठे बैठे 4 घंटे बीत जाते हैं, पर सिया अब तक लौटा नहीं। तो रिस्टा उसे ढूंढने के लिए बाहर आकर दुकानदारों से उसके बारे में पूछती है, पर किसी ने भी आज सिया को देखा ही नहीं था। रिस्टा हर किसी से पूछने की कोशिश करती है पर कुछ भी पता नहीं चलता। तीनों ही ये सोचकर परेशान होने लगते हैं कि आखिर ये सिया चला कहाँ गया, वो हमारे बिना तो कभी कहीं नहीं जाता। और अब कुछ समझ न आने पर रिस्टा डिवाइन डेल में वापस जाती है ईस्टर से पूछने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसे ढूंढते हुए कमरे में पहुंची तो आर्या वहाँ खड़ी रो रही होती है। और अब उन तीनों को ईस्टर से मिलाने के लिए उस कमरे में ले जाती है जहाँ सभी गॉड्स की सोल को रखा गया था। रिस्टा के पूछने पर वो बताती है कि जब तुम लोग घूमने के लिए बाहर निकले तो सिया अकेले ही डीमन लॉर्ड से फाइट करने निकल गया था। रिस्टा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो ऐसा इंसान है कि हर बैटल से पहले खुद को बार बार ट्रेन करता है, तो आखिर वो बिना किसी तैयारी के कैसे जा सकता है। तो ईस्टर अब उन्हें सिया के स्टैट्स दिखाती है, जो कि ऑलरेडी
ऑलरेडी ही मैक्स लेवल पर पहुंच चुके थे। वो बताती है कि असल में ड्रैगन विलेज में जाने से पहले ही सिया अपनी मैक्स लेवल को रीच कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वो बार बार डिवाइन ड्यूल में आकर सभी गॉडेसेस की नई नई टेक्निक सीखने लगा ताकि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए उसके पास एक पावरफुल मूव हो, और इसीलिए उसने वैल्किरी से गेट ऑफ वेलहेला टेक्निक को सीख लिया और अब डीमन लॉर्ड से लड़ने जा चुका है। मैश कहता है कि इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है, सिया के पास तो डीमन लॉर्ड को खत्म करने वाली वो लेजेंडरी स्वॉर्ड है ना। तो रिस्टा बता देते हैं कि नहीं, लेजेंडरी स्वॉर्ड कभी थी ही नहीं, मतलब सिया के पास अब नहीं वो आर्मर है और नहीं स्वॉर्ड, तो गेट ऑफ वेलहेला टेक्निक को यूज करने के अलावा उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं। रिस्टा को शांत कराते हुए उसे वो समय दिखाती है जब आर्या को एक बीरेंग मिशन दिया गया था दुनिया को बचाने का, और हैरानी वाली बात ये थी कि आर्या ने उस समय सिया को ही समन किया था, लेकिन ये सिया अभी के सिया से बिल्कुल ही अलग और कॉन्फिडेंट था, जैसे वो किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो। सिया की टीम में आर्या के साथ 2 और लोग भी होते हैं, जिसमें से एक प्रिंसेस थी, और वो चारों डीमन लॉर्ड को हराने के लिए निकलते तो हैं, लेकिन उसकी पहली लड़ाई में ही उसके दिल में एक बहुत बड़ा होल हो गया होता है। आर्या को लगा था कि शायद वो लोग हार जाएंगे, पर इसके बावजूद सिया बिना रुके उस डीमन को खत्म करके ही छोड़ता है, और हील होने के तुरंत बाद ही वो अगले बैटल में जाने के लिए एक्साइटेड होता है। ये देख मैश और डुलू कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सिया तो हमारे वाले से कितना अलग है। तो आर्या बताते हैं कि हाँ, उस टाइम वो अपने लेवल को इंक्रीज करने के बारे में नहीं सोचता था, और बस मौका देखते ही किसी भी डीमन से लड़ने के लिए चला जाता था, जिस वजह से तो वो लोग कई बार मरते मरते बचे। और एक रात प्रिंसेस टियाना सिया से बात करते हुए उसे बताती है कि पास में एक टाउन है जहाँ जाकर हमें डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ सीक्रेट्स जानने को मिल सकते हैं, लेकिन सिया साफ मना कर देता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाके उसे कैसल पे अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हमने देर की तो उतने ही ज्यादा लोग मरेंगे। और इसके बाद अगले दिन ठीक सिया के प्लान अनुसार वो लोग डायरेक्ट जाके डीमन लॉर्ड पर अटैक भी कर देते हैं, और काफी देर तक एक खतरनाक लड़ाई के बाद उसे हरा भी देते हैं। लेकिन सिया को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उस डीमन लॉर्ड के पास खुद को हील करने की भी स्किल है, और अगले ही पल वो जाकर सिया के टीममेट्स के साथ साथ आर्या को भी वहीं मार देता है। साथ ही साथ उसने सिया के आंखों के सामने ही टियाना को भी मार दिया था, और कहता है कि अगर तुमने उस दिन उस विलेज में जाकर मेरे बारे में जानकारी हासिल कर ली होती तो आज तुम्हें मुझे मारने का तरीका पता होता, लेकिन अब पछता के क्या ही फायदा। और इसी तरह उस डीमन लॉर्ड ने सिया के साथ साथ उस पूरे वर्ल्ड को ही खत्म कर दिया था। आर्या जिस एक दुनिया को न बचा पाने की बात कर रही थी वो यही था, इसलिए उसे अब भी लगता है कि गलती उसकी ही है। और यहाँ पर यह भी पता लगता है कि उस वर्ल्ड में जो सिया के साथ प्रिंसेस टियाना नाम की लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि रिस्टा ही थी, जिसे अब एक गॉडेस बना दिया गया है। उसे जो एस रैंक मिशन मिला जिसके लिए उसने सिया को समन किया, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब पहले से ही उनकी किस्मत में लिखा था। रिस्टा से ऐसा बहुत सहन नहीं होता और सिया के पास जाने के लिए आगे बढ़ती है, तो आर्या रोक देती है कि नहीं, डायरेक्ट डीमन लॉर्ड के कैसल में पोर्टल ओपन करना गॉड्स के रूल से खिलाफ है। पर इस वक्त रिस्टा को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर सजा भुगतने को तैयार थी। मैश और लुलू भी साथ आना चाहते थे, तो अब वो तीनों ही सीधा डीमन लॉर्ड के कैसल में एंटर करते हैं, जहाँ उनकी नजर एकदम से सिया पे पड़ती है, जो ऑलरेडी ही डीमन लॉर्ड के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर चुका था। और अब रिस्टा को आता देख सिया अपने फाइनल अटैक गेट ऑफ वेलहेला का यूज करके डीमन लॉर्ड को उसके अंदर कैद करने की कोशिश करता है। शुरू में तो उसे लगता है कि इसे बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, पर जल्दी उसे समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल ट्रैप नहीं है, और खुद को एक जायंट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करते हुए बाहर आने की कोशिश करने लगता है, जिसका अंदाजा भी सिया को पहले से था ही, क्योंकि ये एक एस रैंक वर्ल्ड है, डीमन लॉर्ड को हराना इतना आसान तो नहीं होने वाला। सिया रिस्टा के बालों से बनी वो अनब्रेकेबल स्वॉर्ड निकालकर सीधा डीमन लॉर्ड के पेट के अंदर ही वार कर देता है, लेकिन क्योंकि ये कोई लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं थी तो उतना कुछ उसे खास असर नहीं होता, और सिया को ही मार के दूर फेंकता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद सिया बिना रुके अपनी वो छुपाई हुई स्वॉर्ड निकाल लेता है, जो उसने अब तक कभी किसी पे यूज नहीं की, और एकदम सही जाके उस पे लगातार हजारों स्लैशेस बरसा देता है। अब वैसे तो डीमन लॉर्ड को पूरा यकीन था कि उसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उसकी बॉडी से काफी सारा खून बहना शुरू हो चुका होता है, और मौका देखते ही सिया अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधा स्वॉर्ड को उसके सर के अंदर ही आर पार कर देता है, और उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए गेट ऑफ वेलहेला के अंदर हमेशा हमेशा के लिए कैद कर देता है। गेट ऑफ वेलहेला का यूज करने की वजह से उसके पूरे शरीर से अब खून बहना शुरू हो गया था, जो देख सिया तीनों को जाने के लिए कहता है, इससे पहले कि कैसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए। रिस्टा कहते हैं कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती, और ऊपर की तरफ हाथ उठाते हुए रिस्टा ईस्टर से रिक्वेस्ट करती है अपनी पूरी पावर्स को रिलीज करने के लिए, जिस पर रिस्टा उसे वार्न करती है कि तुमने ऑलरेडी एक रूल तोड़ दिया है, अपनी सजा और मत बढ़ाओ। पर इसके बावजूद रिस्टा सिया को बचाने के लिए अपनी स्किल को फुल पोटेंशियल पे अनलॉक कर लेती है, और जल्दी से अब सिया को लेकर हील करने की कोशिश करती है। हालांकि इससे सिया की कुछ चोटें हील तो हो रही थी, लेकिन फिर दोबारा खून बहना शुरू हो जाता है। रिस्टा फिर भी नहीं रुकती और अपनी बची कुची सारी एनर्जी सिया को हील करने में ही लगा देती है, जिससे फाइनली अब धीरे धीरे उसका खून बहना बंद होने लगा था। और अब जैसे ही सिया होश में आता है तो रिस्टा खुशी से पागल होकर उसे किस करने की सोचती है, लेकिन सिया ऐसा होने नहीं देता और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे हील कैसे कर लिया। वो लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में पूरा का पूरा कैसल हिलने लग जाता है, और तभी अचानक ही डीमन लॉर्ड गेट ऑफ वेलहेला को तोड़कर एक नई फॉर्म में बाहर आने लगता है। वो अब एक ऐसे अटैक की तैयारी कर रहा था जिसमें पूरी की पूरी दुनिया को बर्बाद करने की ताकत थी। सिया ये देखते ही एक बार दोबारा से गेट ऑफ वेलहेला का यूज करता है, और इस बार डीमन लॉर्ड को अंदर भेजने के साथ साथ उस गेट के ऊपर एक और गेट लगा देता है, जो कभी वैल्किरी ने उसे सिखाया ही नहीं। मतलब कि सिया इस वक्त अपनी पूरी ताकत खो चुका है, और अब क्योंकि उसने इस टेक्निक को 2 बार यूज कर लिया था, तो गेट ऑफ वेलहेला की स्पिरिट खुद सामने आती है सिया को बताने के लिए कि अब उसे कीमत अपनी जान दे के ही चुकानी होगी। वो इस वाली बॉडी के साथ साथ उस सोल को भी खो देगा जो उसके अपने वर्ल्ड में जापान के अंदर मौजूद है। और उसी वक्त सिया
की पूरी बॉडी के ऊपर धीरे धीरे क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जो कि पिछली बार से बहुत ज्यादा था। लिस्टा हील करने की चाहे जितने भी कोशिश करती कोई असर ही नहीं होता, और तभी किसी वजह से सिया को उस वक्त की मेमोरीज याद आने लगती हैं जब वो पिछली बार समन हुआ था। सिया को याद आ जाता है कि असल में लिस्टा ही प्रिंसेस टियाना थी और पहली बार उसका हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करते हुए गले से लगा लेता है। साथ ही सिया मैश और लुलू से कहता है कि अब वैसे तो इस वर्ल्ड में कोई खतरनाक मॉन्स्टर नहीं बचा, लेकिन अब भी कुछ मॉन्स्टर्स जिंदा बचे हैं जिन्हें अब मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। और लिस्टा को अलविदा कहते हुए सिया मारा जाता है, मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका है।